Hello, friends. Welcome to my podcast where we dive into the world of great masters and try to decode the process of achieving mastery. Today, we have a true powerhouse with us, Mahavir Vinod Rana, a man who has not only mastered multiple combat disciplines but has dominated them on the global stage. Mahavir Vinod is a champion in every sense of the word, having earned international gold medals in kickboxing, MMA, and jiu-jitsu. His relentless dedication to his craft and his passion for martial arts have earned him recognition as one of the most formidable athletes of his generation. But his journey isn't just about winning titles. It's about the mindset, discipline, and the drive that have shaped his career and his life. In this episode, we will dive into Mahavir Vinod's journey from athlete to international champion, the challenges he has overcome, and the lessons he has learned along the way. So, if you are ready for an inspiring conversation with one of the best in the game, let's get started. This podcast is recorded in Hindi language. नमस्कार महावीर विनोद राणा जी। अ, बहुत अच्छा लगा कि आपसे मिलके। नमस्कार जी। तो कुछ ही दिनों पहले मुझे पता चला, मैंने आपसे संपर्क किया इस बारे में कि हम ये करना चाहते हैं पॉडकास्ट। ये जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि रिकॉर्डिंग से पहले कि ये पॉडकास्ट मैंने इसलिए बनाया कि जो मास्टर्स हैं, जो अपने अपने फील्ड में मास्टर्स हैं, आप तो स्पोर्ट्स में हो गए, चाहे वो म्यूजिक में हो गए, चाहे वो कोई ऑथर हो गया, कोई नॉवलिस्ट हो गए, तरह तरह के, वो चाहे वो पूरे विश्व के, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अपनी जिंदगी दी है उस चीज को पाने के लिए, और उस चीज को उन्होंने पाया है, उस चीज को हासिल किया है। कैसी, वो एक होता है ना, एक होता है हम कि कितने संघर्ष करें उस चीज को पाने के लिए, उसके बाद उसको स्वीट फ्रूट कहते हैं कि हम, कि मीठा फल मिलता है एक मेहनत का। और आजकल, और उसी पॉडकास्ट को मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ लोगों को, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो रिच बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। बात सिर्फ अमीर बनने की नहीं है, बात है कि एक चीज में नंबर वन पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट अपना लेते हैं। वो ट्राई करते हैं कि उनके पास इतना पेशेंस नहीं है, या उतने पास उनके मेहनत का वो टाइम नहीं है, कि वो चाहते हैं कि जो चीज मिले फटाफट मिल जाए, जबकि ऐसा नहीं है। जो जो रियलिटी है वो बहुत अलग है। रियलिटी है जिसमें मेहनत बहुत होती है, जिसमें बहुत खून पसीना बहाया जाता है, चाहे कोई कोई भी फील्ड हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो कोई म्यूजिक हो, कुछ भी हो, उसके लिए कितनी मेहनत करके तब जाके वो एक ऐसा टाइम आता है जो वो चीज पाता है, वो मास्टरी। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने इस तरह की बहुत बुक्स पढ़ी हैं मास्टरी के ऊपर। मैंने खुद अपने फील्ड में मास्टरी करी है, मैं उसमें निरंतर लगा लगा रहता हूँ। और जैसे कि मैं एक ऑथर हूँ, मैंने कुछ बुक्स लिखी हैं, प्लस मैं अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह भी देता हूँ, मैं सेल्स ट्रेनिंग्स वगैरह करता हूँ। तो ये एक जो मास्टरी जो जरिया है, जो प्रोसेस है, ये समझना, उसका माइंडसेट कैसा होता है उस आदमी का जो मास्टर बनता है अपने फील्ड में, वो सब समझना बहुत जरूरी है। स्पेशली यूथ हो गया, या जो लोग चाहते हैं कि जो आगे बढ़ के अपना एक नाम बनाए, एक नाम बनाना फेम। और सबसे बड़ी बात है, आप एक सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। आप किसी बॉस के मूड पे नहीं बैठे हैं, आप किसी जॉब में, बहुत से लोग हैं जो ना चाह के भी काम कर रहे हैं, पैशन नहीं है उनके पास। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कहते हैं कि हम 40 साल के ऊपर के हो गए, लेकिन आज तक हमें अपना पैशन नहीं पता, हमें हमें ये नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। बस क्योंकि घर बिल्कुल, बिल्कुल। चलाना है, काम करना है, नौकरी करनी है। अब बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि नौकरी भी नहीं छोड़ सकते, वो बहुत बिल्कुल, चीजें बिल्कुल। मुश्किल हो गई। तो हाँ जी। पैशन पाना, मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि पैशन होना, एम्बिशियस होना एक गॉड गिफ्ट है, ये भगवान का एक वरदान है। ये हर किसी को नहीं मिलता, एक पैशन आना भी। तो आपने वो पैशन बहुत जल्दी पा लिया, बहुत यंग एज में पा लिया, और फिर आपने सिर्फ पैशन ही किया, उस पैशन को आपने मास्टरी में कन्वर्ट करना, उस चीज को पाना। क्योंकि पैशन होना सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। मैं, अगर मैं पैशन कर लूंगा लेकिन मैं उसको, डिसिप्लिन नहीं है मेरे पास, मैं काम नहीं करूंगा उसके हिसाब से, मैं ट्रेनिंग नहीं लूंगा, तो वो पैशन एक पैशन बन के रह जाएगा। अब बहुत से लोग हैं, जी। जैसे हमने देखा है, मैं क्रिकेट का एग्जांपल इसलिए लेता हूँ क्योंकि बहुत से लोग समझ जाते हैं आसानी से। एक होता है गली का क्रिकेटर, जो गली में बच्चे खेलना स्टार्ट करते हैं, और कुछ होते हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। दोनों में, दोनों ही खेल रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क है कि एक ने प्रोफेशनली उसको सीखा, उसका डिसिप्लिन सीखा, खान पान से लेके हर चीज, कितना मतलब एक्सरसाइज वगैरह हर चीज सब कुछ उसको देखा, और एक बस हॉबी की तरह, पैशन की तरह खेलता रह गया। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपने क्या क्या, तो मुझे तो पता है, लेकिन मेरे ऑडियंस के लिए आप बताइए जी, कि जी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल। क्या क्या लाइफ में उपलब्धियां प्राप्त करी हैं, और कहाँ से स्टार्ट किया, आप कहाँ रहते हैं,
ये थोड़ा सा आप बताइए अपने। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम महावीर विनोद राणा है और मेरे पिताजी का नाम महावीर है। और तो मैंने उन्हीं के नाम पर मैंने महावीर विनोद राणा कर लिया है। और मेरा इतना बड़ा परिवार नहीं है कि मैं बहुत बड़ा रिच फैमिली से हूँ या बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक नॉर्मल फैमिली से मैं संबंधित हूँ। और पैशन मेरा शुरू से रहा है कि मैं कुछ एक देश के लिए कुछ कर पाऊँ, कि छोटा मोटा जो भी हो देश के लिए करना चाहता था। तो मैंने रेसलिंग की। तो रेसलिंग में मैंने काफ़ी साल दिए, कम से कम 10 साल दिए मैंने रेसलिंग को। लेकिन मुझे ऐसा कोच नहीं मिल पाया कि मुझे आगे तक ले जाए, डिस्ट्रिक्ट नेशनल स्टेट खिलाए। तो फिर मुझे वो इस कारण से छोड़नी पड़ी। तो फिर मैंने मार्शल आर्ट को चूज किया, फिर वहां से सीखा। धीरे धीरे मार्शल आर्ट सीखता रहा, संघर्ष करते रहे। और पिताजी भी मेरे मजदूर रहे हैं और छोटे से किसान रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत बड़ा संघर्ष देखा है, बहुत मेहनत करी है, सड़कों पे काम किया है। और फिर धीरे धीरे एक जुनून था। टैलेंट तो नहीं था हमारे पास, लेकिन मेरे पास फोकस और विल पावर बहुत ज्यादा थी। फोकस ने ही और विल पावर ने ही मेरे को टैलेंट बनाया, टैलेंटेड। क्योंकि भगवान टैलेंट तो किसी किसी को देता है, लेकिन फोकस और विल पावर अगर किसी के अंदर है तो वो टैलेंट जो भगवान कुदरती देता है उससे भी दुगना कर देता है। इसलिए हर बच्चे के पास, हर आदमी के पास फोकस होना जरूरी है। टैलेंट है, तुम्हारे पास फोकस नहीं है, वो टैलेंट बिल्कुल बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। तो मेरे अंदर ज्यादा ईश्वर की कृपा समझ लीजिए या माता पिता का आशीर्वाद समझ लीजिए, विल पावर और फोकस बहुत था। क्योंकि हारने के बाद भी जुनून था कि आ, कुछ होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो इसी के चलते हुए मेहनत करता रहा, संघर्ष करता रहा। पैसे की दिक्कत थी, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसी को कहते हैं विल पावर। हारने के बाद भी जो उठता है उसको कहते हैं विल पावर। अगर अंदर आपके अंदर विल पावर नहीं है, टैलेंट है, और किसी ने आपको हरा दिया तो आप हार मान जाओगे। अगर आपके अंदर विल पावर है तो फिर उठ के खड़े हो जाओगे। इसको हम विल पावर कहते हैं। अगर किसी के अंदर विल पावर है तो उसको कोई हरा नहीं सकता। नेवर तो गिव अप वाला। वही जुनून था। नेवर गिव तो अप। उसी जुनून ने, जी जी, तो उसी जुनून ने धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। कोच भी नहीं था, फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। तो कैसे कैसे दिक्कत हुई है वो तो खैर हमें पता है, बहुत ज्यादा दिक्कत झेली, ऐसी खैर किसी खिलाड़ी को ना आए। और भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहे। फिर नेशनल खेले, फिर नेशनल से इंटरनेशनल गए। और एमएमए में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता, मैराथन भी खेले। और फिर जुजोत्सु में मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, थाईलैंड से। बहुत बड़ी, बहुत, क्योंकि हर आदमी, हर बच्चा सोचता है कि एकदम पहुंच जाए सीढ़ी, एकदम सीढ़ी, ऊंची सीढ़ी पहुंच जाए। ये छोटा सा प्रोसेस नहीं है। अपने आप को इस काबिल बनाना कि लोग तुम्हें याद रखें, तो आपको छोटी छोटी सीढ़ी पार करके आपको आगे जाना है। यही यही सबसे विनोद जी, पहले, यही हम प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ आपके बारे में जानने के लिए। कुश्ती तो हमें समझ में आती है, क्योंकि हमें पता है कि रेसलिंग एक यहाँ पे एक जो गाँव में खेली जाती है, छोटे शहरों में भी है, बड़े मतलब एक है नेशनल एक गेम टाइप खेले जाता है। लेकिन मार्शल आर्ट भी हम मोस्टली जो जानते हैं यहाँ के, मैं नॉर्मल बात करूँ, जूडो, कराटे, कुंफू, जो मूवीज वगैरह देखी हैं, अटैक फंडो वगैरह, ये तेरी तीन चार हैं जो मोस्टली। लेकिन जुजित्सु, क्योंकि मैंने देख जुजित्सु के बारे में मैं खैर जानता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग अभी भी जानते हैं। और नहीं जानते। मिक्स मार्शल आर्ट, एमएमए जो आप कह रहे हैं, और किक बॉक्सिंग, ये हमने मोस्टली मूवीज वगैरह में ही देखा है, वहां से लोगों को पता चलता है। आपने कब कब स्टार्ट करी थी कुश्ती? आपने कब अराउंड रेसलिंग किस एज में स्टार्ट करी थी? ये मैं 10 से 12 साल की उम्र होगी जब मैंने शुरू 10 से करी। 12 साल, आप कह रहे हैं 10 साल में रेसलिंग में था, तो 20-22 साल की एज में आप मार्शल आर्ट्स में आ गए थे, आपने ये जो बताया, जी जैसे जी। मैं समझ में आया। हाँ जी हाँ जी। तो आपको कहाँ से पता चला कि जुजुत्सु के बारे में, मिक्स मार्शल, जैसे मूवीज का तो मैंने बताया कि ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है,
लेकिन उस फील्ड में जाना, एक तो पहली बात है, यही बहुत काबिले तारीफ वाली बात है कि उस फील्ड को चूज करना। जो फील्ड, जैसे मैं कहूँ कि मुझे बेसबॉल खेलना है, तो मुझे पता है इंडिया में बेसबॉल नहीं खेला जाता, वो अमेरिका या कुछ कंट्रीज में ही खेला जाता है, या ठीक है। ऐसा कोई गेम जो पकड़ लूँ जो इंडिया में जिसके कोच मिलना बहुत मुश्किल हो, फॉर एग्जाम्पल, कुछ नहीं है, तो जूडो के नहीं है। नहीं मिलता, जुजित्सु में भी नहीं मिलता। मैं थोड़ा, मुझे आइडिया याद है, मैं बॉम्बे में था, नहीं है, तो बेस्ट उसमें कोच नहीं है। नहीं है, तो उसमें इंटरनेशनल फ्रेंड्स मेरे कुछ थे जो वहां से बाहर से आते थे, वो कहते थे हमें प्रैक्टिस करनी होती है, तो मैंने ढूंढे थे उनके लिए, लेकिन मुझे इजीली नहीं मिला था कोई। तो जुजित्सु पकड़ना, एमएमए पकड़ना जिसमें कोच मिलना भी बहुत मुश्किल है, आपने उसको चैलेंज लिया, यही बहुत बड़ी बात है। लोग ने पहले इसी चीज में गिव अप कर जाते हैं, ये बहुत बड़ा स्टेप है, ये स्टेप ही लेना बहुत जी। बड़ी बात है। आपने उस चैलेंज को लिया, और फिर उसमें आपने बिना किसी कोच के, बिना किसी मेंटोर के, आपने अपने अपने आप पे प्रैक्टिस करके उस चीज में गोल्ड मेडल, आप बता रहे हैं कि गोल्ड मेडल, ये आपने कब लिया था एमएमए में? गोल्ड, फर्स्ट गोल्ड मेडल आपको किस में मिला था? सबसे पहले किक बॉक्सिंग में मिला 2015 में मुंबई में। 2015 में मिला था आपको किक बॉक्सिंग में? ये कहाँ पे हुई थी आपका चैंपियनशिप, कहाँ पे खेला था ये आपने? मुंबई में हुई थी, मुंबई में। अच्छा, मुंबई में हुई थी। तो आपने मुंबई में जाके ये गोल्ड मेडल लिया, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप थी आप कह रहे हैं किक जी बॉक्सिंग जी, की? हाँ जी। हाँ ठीक जी, है, हाँ जी। फिर आपने सेकंड लिया एमएमए, एमएमए का। ये कब एमएमए हुआ? मेरा गुवाहाटी में हुआ था। गुवाहाटी में ये वर्ल्ड किक बॉक्सिंग फेडरेशन कराई थी, अच्छा, WKF ने। ओके, वेरी गुड। तो वो कब हुई थी ये? 2000, ये 2000 ये 2000 ये 2017 शायद 2017 में हुई। 2017 में हुई। उसके बाद आप थाईलैंड में जुजित्सु में गोल्ड मेडल लेके आए थे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो यही चीज, पहली चीज है कि आपको इनके बारे में कहाँ से पता चला, आपने कैसे सीखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज का कोच ही नहीं है, मिलना आसान नहीं है। अगर कोच होगा भी तो मिलना आसान नहीं है। और आप कहाँ से हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ के बता रहे थे आप? आ, मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़, तहसील धौलाना, गांव सपनावत। देखिए, आप वहाँ के रहने वाले हैं, अब ये भी नहीं कि कोई, मैं कहूँ कि आप दिल्ली, प्रॉपर दिल्ली में नहीं, या फिर कोई मेट्रो सिटी में नहीं, उसके बाद भी आपने ढूंढा कैसे वो कोच, जब मेजर सिटीज में नहीं मिलना आसान है, आपने बिना कोच के कैसे करा, आपने कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, क्या करते थे आप, कहाँ से सीखते थे, क्या किस जगह से आपको ये सब मिला? कोई किताबें पढ़ी आपने, कोई वीडियोस देखी आपने, कोई ट्यूटोरियल्स करे, क्या करा आपने इसके लिए? मेरा जो रेसलिंग का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा मजबूत था। अच्छा जी। उसी की बेस पर मेरे बॉडी में पावर थी, स्टेमिना था। और फिर मैंने गाजियाबाद में ये वुसु सीखा। वुसु जानते होगे? ओके, गाजियाबाद में। हाँ जी, वुसु सीखा। वुसु से ही मैंने बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, ये सब मैंने वहीं से सीखा। अच्छा, तो उसी के बेस पे मैं MMA खेला, किक बॉक्सिंग खेला। बहुत बहुत तो बहुत ही शान। और दूसरा, लगातार कोच इसलिए नहीं ले पाए कि क्योंकि इतना फाइनेंस नहीं था कि लगातार सब कुछ देखा जाए। क्योंकि बाहर से टीम रहना ही बहुत दिक्कत हो जाती है, रहना खाना, सही बहुत बात है। सारी दिक्कत होती है। हाँ। और कोच की फीस, बहुत सारी दिक्कत होती है। तो फिर मैंने यूट्यूब से ही मैंने देख देख के सीखा। और उसी के। अच्छा, यूट्यूब से जी। आपने यूट्यूब को अपना गुरु बना लिया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो हाँ, जुनून बहुत तगड़ा था। सब वही है, यही क्वालिटीज मुझे जाननी है, क्योंकि जुनून क्या आदमी से क्या करवा सकता है, कि एक जी, छोटे से गांव का या छोटे से शहर का रहने वाला आदमी, अगर उसमें जुनून हो तो वो विश्व को भी दिखा सकता है अपना बिल्कुल बिल्कुल। कैलिबर, है ना? तो देखिए, अब जैसे आपने बताया कि कुश्ती कर रहे थे आप, रेसलिंग के बाद आप इसमें आए किक बॉक्स, तो सबके रूल्स भी अलग होंगे थोड़े से, जितना बिल्कुल मुझे बिल्कुल। समझ है कि रूल हाँ जी, हाँ समझना जी। उनके, फिर उनके उनके क्या तरीके हैं, उनके क्या आपको फॉलो करना होता है, उसमें किस तरह के ओपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करना ही पड़ता है ना, क्योंकि जिनसे आप लड़ने जा रहे हो, जो देश के हैं विदेश के हैं जो भी लोग हैं। और फिर ये सब चीजों की, ये सब, क्योंकि एक एमएमए अलग हो गया, किक बॉक्सिंग, हालांकि एक मार्शल आर्ट के पार्ट है, आप कह सकते हैं, अगर कहें कि हम एक हाँ जी, हाँ जी। बहुत बड़े पेड़ के अलग अलग शाखाएं हैं मान लीजिए, तो लेकिन हाँ जी, हाँ इनके रूल्स अलग हैं, इनका तरीका अलग है, उस चीज को सीखना, वो आप कह रहे हो यूट्यूब से आपने सीखा। और दूसरा, लैंग्वेज हिंदी में तो अवेलेबल ही होंगे आपको, आई थिंक आप मोस्टली हिंदी में ही पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो लैंग्वेज को कैसे आपने, बैरियर को कैसे आपने वो करा आपने ये?
जो लैंग्वेज का आता है, रूल्स आते हैं, ये सब चीजें आपने कैसे सीखी? लैंग्वेज तो बस समझ लेते थे, 50% समझ लेते। अच्छा। लेकिन वो कैसे बता रहे हैं, कैसे मूव बता रहे हैं, वो हम समझ लेते थे कि ये मूव को ये इस तरह से बता रहे हैं, इस तरह से डिजाइन करना है, इस तरह से सीखना है। तो हम हम्म। समझ लेते थे, क्योंकि मैं भी MBA हूँ, M.Com हूँ, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश समझ लेता हूँ। अच्छा, चलो, मतलब आपको लैंग्वेज में इतना इशू नहीं आया आपको कि जी। जैसे वीडियोस का हो। दूसरी चीज इंग्लिश मेरी अच्छी रही है। हाँ जी। इंग्लिश ग्रामर मेरी बहुत अच्छी रही है। अरे वाह, फिर तो मतलब आपको लैंग्वेज का इशू नहीं आया, जैसा मुझे लगा था जी कि जी। शायद आपको लैंग्वेज का भी इशू आएगा। सेकंड चीज कि अपने जो रूल्स भी सीखे उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप कि उसको, आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह नहीं थे जो चाहिए होते हैं या रिसोर्सेज वगैरह होंगे, तो हाँ जी हाँ आपको जी। एक्सटर्नल फीडबैक कैसे मिलता था कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? आप कैसे जज करते थे अपने आप को कि जो आप कर जज रहे क्या, हैं? प्रैक्टिस करता था, गलत कर रहा था, सही कर रहा था, बस प्रैक्टिस कर रहा था। जैसे गलत कर रहा, सही कर रहा, पता कुछ नहीं, बस करना है। पर अच्छा, करते धीरे 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 करते अपना आप ही सही हो गया। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं एकलव्य की तरह, जैसे कि वो प्रैक्टिस करते थे हाँ जी हाँ आ, जी। और अपने आप उनको, मतलब वो महारत आ गई। क्योंकि मैंने जितना देखा है, क्योंकि अपने को टेस्ट करना भी बड़ा जरूरी है कि हम कितने पानी में हैं, जैसे कहते हैं ना कि हम कितना अभी और हमें प्रैक्टिस करना है, कितना वो है। तो आपका एक दिनचर्या बताइए, जैसे आप उस टाइम आपका दिनचर्या क्या होता था? आप कितना घंटे आप कब उठते थे, क्या करते थे, क्या खाते पीते थे? आप कह रहे हैं आपको पैसे का बहुत प्रॉब्लम था, आपको कोच भी नहीं था कोई बता सके आपको क्या खाना है, क्या करना है, किस तरह, तो आप कैसे ये सब चीजें भी सीखते थे? ये भी यूट्यूब में अवेलेबल था या फिर आप कुछ अपने नहीं नहीं, हिसाब वो से तो करते थे? रेसलिंग के, जो रेसलिंग का समय था वही हमारा था, जो रेसलिंग में करते थे हम रूल वही थे। ओके। 3 बजे उठना, 10-11 बजे सोना, 3 बजे उठना, वही था। वही घर का खाना खाना, दूध पीना, वही नॉर्मल डाइट थी। अच्छा, तो मीन्स कि आपको रेसलिंग का वो चीज काम आ गया यहाँ पे, वो जो डिसिप्लिन आप रेसलिंग में फॉलो कर रहे थे, वो डिसिप्लिन आपको जी यहाँ पे हेल्प कर गया। तो जी जी। विनोद जी, आपका कोई रोल मॉडल था इसमें? आपने किसी को देखा था पहले कि कोई जो आपको लगता है ना, जैसे हम कहते हैं कि हमें वैसे जैसा बनना है, उसके जैसा प्रैक्टिस करनी है, उस जैसे, अगर आपने कोई देखा था ऐसा MMA में या किक बॉक्सिंग में नहीं, या किसी को नहीं देखा, जुजित्सु में? बस मुझे करना था कि अपने, अगर अपने मैदान में उतर गए हो तो बहुत अच्छा करना है। एक बार अच्छा। वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई जो जुनून था, बस किसी को ऐसा कुछ नहीं, मोटिवेट देख के ऐसे इतना कुछ नहीं था। अच्छा, मतलब आपको बस जुनून था कि बस करना है, चाहे आप जैसे कई बार हम कहते हैं कि जिस इंडस्ट्री में घुसना है उसके बारे में सारा जानो, पहले कौन है, क्या है, किससे मिलना है, क्या है। तो आप किसी से, आपने ऑनलाइन भी किसी से ट्राई नहीं किया मिलने का या बात करने का? जैसे कुछ लोग होते हैं कि हमें कोई टिप्स दे दो कि कैसे हम आगे बढ़ें, आपने सिर्फ और सिर्फ नहीं, अपने। मिले थे, लेकिन वो लोग ऐसे मिले हमें, फ्रॉड, लूटने वाले मिले, बहुत सारे कोच अच्छा। मिले बहुत। यहाँ पर 200 रुपये फीस लगती थी, वो लेते थे 2000 रुपये। हाँ। तो बहुत सारे लोगों ने लूटा भी है, बहुत सारे कोचों ने। अच्छा, ऐसे भी मिले आपको हाँ, कि? जो खिलाने के नाम पर पैसा लूटा है, बहुत सारे लोग मिले हैं। अच्छा, तो फिर आपको कैसे पता चलता था कि ये हमें, मतलब मीन्स कि ये तो गलत आदमी मिल गया? क्योंकि कोच मिलना ही बहुत बड़ी बात है कि अगर एक अच्छा कोच मिल जाए या एक अच्छा मेंटर मिल जाए, तो आपको बहुत टाइम लग जाता था इन चीज़ों में कि एक अच्छा कोच अगर नहीं मिल पा रहा, तो अब इसको मैं कब मना करूँ कि ये नहीं, ये आप गलत कर रहे हो, मेरे को आपसे काम नहीं करना। तो ऐसी चीज़ें अब आपके मैं साथ तो, हुई? हाँ बहुत ज्यादा। जब हमने वहां पर पूछा, भैया कितनी फीस है यहाँ पे, 200 रुपये फीस है। तो हमने अंदाजा लगा कि ये तो लूट रहे हैं, इन्हें छोड़ो, ये तो कुछ नहीं करेंगे ना क्योंकि ये खुद ही खिलाड़ी कभी नहीं बन पाए, तो हमें क्या बनाएंगे। इनका हम्म। खुद ही कोई रूल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। क्योंकि कोच का अगर डिसिप्लिन नहीं है तो बेकार है, वो बच्चों को मेहनत करा रहा, बेकार टाइम पास। खुद भी टाइम पास कर रहा है, बच्चों को भी टाइम पास करा रहा। हम्म। अगर डिसिप्लिन नहीं है, खुद में डिसिप्लिन नहीं है, बस बच्चों को लूटना है, पैसा कमाना है, वो फिर उस बैच से खिलाड़ी कोई नहीं निकल सकता। तो वो बहुत सारे डिसिप्लिन। खिलाड़ियों का, उन्होंने बहुत लोगों का भविष्य बिगाड़ा है। हम्म। बहुत से लोगों का। तो कोई ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन जो आपको हिस्ट्री में लगता, आपने देखा हो कि मुझे इस तरह का नाम, कोई ऐसा, चाहे जरूरी नहीं है कि आपके फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो क्रिकेट से हो, चाहे कोई और स्पोर्ट्स हो, कोई आपको ऐसा लगता था कोई कि ऐसा मुझे इससे भी आगे निकलना है?
कभी ये हाँ भी तो था या ब्रूसली बस का अपना नाम, जुनून? ब्रूसली का नाम सुनते आए थे हम सबसे ज्यादा, तो ब्रूसली का ही नाम सुनते आए थे। ब्रूस ली का नाम, ब्रूस ली। तो आपने ब्रूस ली की मूवीज वगैरह भी देखी हैं? हाँ ब्रूसली की मैंने मूवी देखी है, जीवन कथा भी देखी है, उसकी बायोपिक भी देखी है। हाँ, उनके आई थिंक एक उनके चाइनीज मूवी है, उनके जो गुरु थे उनकी भी कुछ मूवीज हैं, दो तीन, वो भी जो जिन्होंने हांगकांग में स्टार्ट किया था, जिनके ब्रूसली स्टूडेंट थे, उन पे भी कई मूवीज बनी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। वुंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको आर्ट को, जो कुंग फू। कुंग फू तो है उसका आई थिंक, मैंने देखा था वो। खैर, तो आपने एक वो ब्रूसली के अलावा आपको कोई ऐसा नहीं था जो आपने जिसको फॉलो किया हो, लेकिन ब्रूस ली एक आपको पता था और आपने कहा कि मुझे इसमें जी। आगे पढ़ना है। सबसे बड़ी अचीवमेंट आपको क्या लगी लाइफ में? सबसे बड़ी अचीवमेंट आपने, जितने भी आपने खिताब जीते हैं, जितने भी गोल्ड मेडल जीते हैं, सबसे बड़ा आपको ऐसा क्या लगा जो आपको लगता था कि शायद मैं कहीं ये ना कर पाऊं, या आपका जुनून पता था लेकिन कहीं था कि आपकी हो सकता है कि अ, हो सकता है नहीं अचीव कर पाऊं, और वो आपने अचीव कर लिया? सबसे खुश चीज आपके साथ क्या हुई है इन सब किताबों में? वही थे कि एक बार विदेशी धरती पर जाकर भारत का राष्ट्रगान बजवाना है, वही एक जुनून था। और धीरे धीरे वो भी थाईलैंड में जाकर पूरा हो गया, थाईलैंड के खिलाड़ियों को हराकर। हम्म। बस वही एक सबसे बड़ी उपलब्धि वही है अभी तक। तो मैंने देखा है वो वीडियो आपका जिसमें आप थाईलैंड में आप राष्ट्रगान चल रहा है। तो विनोद जी, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई अवार्ड वगैरह कुछ भी रिकॉग्निशन? क्योंकि जैसे मैंने देखा है बाकी खेलों में होता है, देखिए क्रिकेट की मैं बात नहीं करता क्योंकि क्रिकेट एक खेल नहीं रहा है, वो एक मनोरंजन भी हो गया वो। यहाँ पे जो दुनिया देखती है क्रिकेट को, वो एक खेल की तरह नहीं देखती, वो मोस्टली मनोरंजन। जब से वो T20 टाइप कल्चर आया है, तो टेस्ट मैच लोगों ने देखना छोड़ दिया है। वो टेस्ट मैच अब लोगों को बोरिंग लगता है, तो इसलिए वो मनोरंजन है। मैं क्रिकेट की बात नहीं करूंगा इसलिए। लेकिन मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि जैसे बाकी कुछ खेल हैं, जैसे हॉकी हो गया और रेसलिंग हो गया, या और जो आई थिंक शूटिंग हो गया, इस तरह के खेलों को मैंने देखा, उनमें अर्जुन अर्जुन अवार्ड ही वगैरह मिलते हैं हमको, अर्जुन अवार्ड मिलता है, इस तरह के अवार्ड मिलते हैं। तो आपको कभी किसी ने अप्रोच किया कोई अवार्ड के लिए? प्राइवेट अवार्ड तो बहुत मिले हैं, लेकिन अभी सरकार ने अभी ऐसा कोई अवार्ड नहीं दिया जिससे कि ऐसे कोई हमको। रिकॉग्निशन नहीं मिला? जी जी। अच्छा। तो अभी तो आपको कोई हाईएस्ट क्या अवार्ड मिला है आपको, क्या मतलब लोकल तरीके से, लोकल में, या कैसे आपको रिकॉग्निशन मिला है जो बस बस ये प्राइवेटों में मिला, जैसे प्राइवेटों में? राजपूत संगठन है बहुत सारी, इन्होंने राष्ट्रीय राष्ट्रीय उससे राष्ट्रीय पदक से सुशोभित किया है, अच्छा, अच्छा। राष्ट्रीय अलंकार से। हम्म। वही मिले तो हैं, अभी सरकार की तरफ से कुछ इसमें मिला नहीं है। आपको कोई प्राइज मनी वगैरह भी मिलती थी, प्राइज मनी वगैरह, या कुछ अवार्ड मनी कुछ ऐसा कि, क्योंकि देखिए हाँ नहीं, आप मिलती है। मिलती है, क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए तो पूरा दिन उसमें ही होता है। आप और अगर आप एक दिन में कितने अराउंड कितने आप घंटे आप देते हैं इस चीज में, प्रैक्टिस में? अभी मैं 6 घंटे देता हूँ, नॉर्मल 6 घंटे। 6 घंटे? हाँ जी। और उस टाइम जब आप MMA वगैरह कर रहे थे, जब इसके लिए आप प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कितने घंटे अराउंड देते थे आप? जब जब तो ज्यादा दे रहा था, जब क्योंकि ज्यादा? एक तो उम्र भी नहीं थी, नया हम्म। नया खून, नई जवानी। जब तो पूरे दिन मेहनत करते थे हम, पूरे दिन। कभी पूरे दिन? प्रैक्टिस करना, कभी, क्योंकि 30-40 तो ढो रहते थे, हम्म। उसको उनको सबका हाथों से न्यार काटना, फिर उनको हम्म। हाथ लाना, फिर मट्टी भी भर के लाते थे, फिर 5 6 4 5 बुग्गी मट्टी भर के लाना, फिर क्या क्या घंटे अच्छा। फावला फावला बजाते थे। तो उस समय बहुत ज्यादा पावर थी शरीर में, सब तो और। आपकी शादी हो गई थी उस टाइम, या शादी भी नहीं हुई थी? शादी तो, हाँ शादी तो हो गई थी मेरी आपकी 2010 शादी हो में। गई? अच्छा, तो शादी उसी टाइम हो गई थी जब आप ये MMA और किक बॉक्सिंग की तैयारी कर रहे थे? तो हाँ बच्चे जी। आपके कितने हैं अभी, आपके बच्चे? एक लड़की है और एक लड़का है। लड़की 11 साल की है, जो दो दो बार नेशनल क्वालिफाई कर चुकी है, अभी तीसरी बार खेलेगी अरे नेशनल वाह, के लिए। बहुत बढ़िया। बहुत नेशनल में ये कौन सा गेम खेल रही हूँ? वो रनिंग करती है, 600 मीटर, 800 मीटर। अरे वाह, वेरी एथलीट है वो, 600 और एट जी। हंड्रेड मीटर तो आप जब उस टाइम मैरिड भी थे, मतलब एक मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं आपको एक एक
आपका कंपैरिजन मैं एक नॉर्मल लड़के से कर रहा हूँ, यूथ से कर रहा हूँ। सपोज कीजिए आप उस टाइम 25 साल के रहे होंगे, और एक 25 साल का मैं एक नॉर्मल एक जो एक मिडिल क्लास का बताता हूँ। जी जी। उसकी लाइफ में क्या है, उसने पढ़ाई करी, कॉलेज किया, एमबीए करा, एमबीए के बाद एमबीए या इक्वलेंट कोई ऐसी पढ़ाई करी। उसका फर्स्ट पर्पस होता है जॉब लेना, कि मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए। तो जॉब करते हैं, जॉब के बाद शाम को आके फिर वो अपने यारी दोस्ती या फिर कहीं टाइम पास जिसे हम कहते हैं वो सब करना। प्रैक्टिस का तो मुझे पता नहीं, और वो ऑफिस में जाके भी मोस्टली जो काम, मीटिंग्स वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह, ये सब चीज़ें। तो लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शन। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती आ रही है, तो टेक्नोलॉजी हमें दोनों तरह से फायदा भी कर रही है, नुकसान भी कर रही है। टेक्नोलॉजी हमें हेल्प कर रही है कुछ चीज़ों में, जैसे आपको आपने कहा यूट्यूब, एक टेक्नोलॉजी ने आपको बहुत हेल्प करा, आपका आपका टेक्निकल गुरु बन गया वो, और उसको हेल्प करा। एक तरफ वही यूट्यूब बहुत से लोगों को डिस्ट्रैक्ट भी कर रहा है, बहुत से लोगों हाँ जी को हाँ अलग अलग तरीके में जाने को कर रहा है, कि कोई फालतू। अब मैं जैसे मैं देखता हूँ, जैसे कि मैं पहले अगर कभी सफर करता था तो मैं देखता था कि लोग ना, जैसे कारों में, मेट्रोज में, इन सब चीजों में वो मोबाइल खोल के रील्स देखना, ये सब चीजें एक कॉमन चीज है जो मैं अब भी देखता हूँ, कल्चर है। तो इतना वही यूट्यूब, वही या फिर फेसबुक, जो इस तरह के चैनल्स, इस तरह के जो टेक्नोलॉजीज हैं, वही वो यूथ उनको देख के अपना टाइम पास कर रहा है, और वही आपको उसने हेल्प करी अपने लक्ष्य को पाने में। तो आपको कभी नहीं लगा कि ये सब चीजें डिस्ट्रैक्शन वगैरह, कि मैं भी चलो थोड़ा रील्स देख लेता हूँ, मैं भी थोड़ा सा अपने आप को मैं भी थोड़ा टाइम पास करता हूँ, मैं भी वही इंसान हूँ, मेरे को भी, मेरी भी वही है कि मैं क्यों इतना मेहनत करूँ। ठीक है, बाकी लोग तो कर रहे हैं और मुझे तो उस मेहनत का रिजल्ट मिला है, लेकिन फाइनेंशियली भी इतना नहीं मिला। तो कभी ऐसा नहीं है कि गिव अप करो, छोड़ो यार, अपना नौकरी करते हैं कहीं, ये सब चीजें छोड़ के आगे बाकी भी तो लोग कर रहे हैं, वो भी तो अपने बारे में सोचते हैं, मैं ही क्यों देश के बारे में हाँ जी हाँ सोचूं। जी। बाकी लोग भी तो, उनको तो देश के बारे में सोचना चाहिए। मैं आपको एक बहुत जनरल चीज बता रहा हूँ, जब मैं आस पड़ोस में बिल्कुल देखता सर हूँ, बिल्कुल। कोई हाँ जी अपने हाँ भाई जी। भाई बहन देखते हैं, कजन देखते हैं, दोस्त देखते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जिनके मंथ की सैलरी आ रही है, जिनके खर्चे वगैरह जो हैं, सब चीजें हो रही हैं, और एक तरफ आप हैं जो इतना कुछ करने के बाद भी आपको इतनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, जितना कुछ करना पड़ रहा है, आप देश के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने नंबर वन बनने का किताब के बारे में सोच रहे हैं, और वही लोग कह रहे हैं कि एक ना होता है कि ख्वाहिश की, एक वो होता है विजन, होता है एक होता है विजन, दूर का सोचना। एक होता है सो यार, छोड़ यार, अपनी दो वक्त की रोटी खानी है, टाइम पास करना है, घूमना फिरना है। और स्पेशली आपकी मैरिज हो गई थी, तो आपकी वाइफ को भी लगता होगा या फील होता होगा जब आसपास के लोगों देख, वो फेज, वो वाला फेज कितना मुश्किल होता है, ये आप ऑडियंस को बताएंगे। जैसे मैंने देखा, और मैं मास्टर से बात करता हूँ, वो फेज जी जैसे हाँ आपकी जी। लाइफ में आया, बहुत लोगों की लाइफ जो मास्टर्स हैं उनकी लाइफ में आता है, जो आसपास के जब देखते हैं कि सब तो काम कर रहे हैं, सब जॉब कर रहे हैं, मंथली पैसा कमा रहे हैं, घूम फिरने जा रहे हैं, कोई हिल स्टेशन जा रहे हैं, कोई कहीं घूमने जा रहा है, लेकिन आप उस टाइम को भी पूरा यूज कर रहे हो अपने मेहनत के लिए। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है सब लोगों को, कि आप क्या वो फेज है, आप अपनी लैंग्वेज में समझाइए कि क्या मैंने होता था। शादी करने के 1 साल बाद बहुत सारी दिक्कतें आई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। और तो फिर हमने नोएडा में जाके, पूरा परिवार, मम्मी पापा हम सारे नोएडा जाके जॉब करी। वाइफ भी वाइफ ने भी जॉब करी, मैंने भी की, सिक्योरिटी गार्ड में की। और एक एक साल मैंने असिस्टेंट मैनेजर की जॉब भी की, स्टोर मैनेजर में। तो वहाँ पर जॉब छूट गई तो बहुत सारी दिक्कत आई। फिर मैंने कुछ महीने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की, बहुत सारी दिक्कतें आई, तो वहाँ पर कर्ज भी हो गया, तो फिर छोड़कर फिर घर पे आने पड़ा। और फिर वही रूटीन, वही फिर से स्टार्ट हो गया। बहुत सड़कों पे काम किया और भट्टों पे काम किया, बहुत सारी दिक्कतें आई बहुत। और क्योंकि जॉब भी अच्छी नहीं मिलती बिना सिफारिश के, एमबीए किया, एम कॉम किया, फिर भी आज सिफारिश करते थे वही 10,000, 8,000, 10,000 की नौकरी। क्योंकि ना तो घर का खर्चा चल रहा, ना अपना, तो 8-10 हजार में क्या करता आदमी। तो घर पे आके वही भैंस पाली, गाय पाली, उसी से अपना थोड़ा खर्चा निकाला, उसी से बच्चे पाले, बस बस यही है। तो एम कॉम पे आपको ज्यादा से ज्यादा 5-10 हजार की, 10 हजार क्या बता रहे हैं कि नौकरी, इसके हिसाब हाँ जी, बस दस अराउंड हजार मिलती है। लाख 10 हजार मतलब उससे ऊपर की कोई नौकरी का ऐसा नहीं था, और 10 हजार से आपका जनरली कितना खर्चा आता होगा, मैं अगर अपना आपके ट्रेनिंग का पूछूं, एक
एक प्रतियोगिता के लिए प्रैक्टिस करने में, कंपटीशन की प्रैक्टिस करने में आपका, अगर आप बताएं कि ब्रेकअप करें हम थोड़ा सा, लोगों को समझने के लिए कि क्या आदमी का सिर्फ टाइम नहीं लग रहा, उसका कितना खर्चा लग रहा है जो वो अपनी जेब से पे कर रहा है या कहीं से पे कर रहा है, कहीं से भी वो मनी लेके, तो कितना ऑलमोस्ट खर्चा आ जाता है एक महीने का, अगर महीने का बता दो आप। इसमें तो मेरा देखो, जब नहीं होता तो बस वैसे ऐसे ही। अब एक महीने से मेरा दिक्कत हो रही है डाइट में, तो बहुत सारी कमजोरी आ रही है, तो बहुत सारी दिक्कत आ रही है इस समय। एक महीने से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, तो खाली क्योंकि दूध भी नहीं है, और क्योंकि गाय गाय हमारी बिल्कुल ब्याने वाली है 2 महीने में, अच्छा। तो दूध भी नहीं है, बिल्कुल सूखी रोटी से ही चल रहा है, तो कमजोरी आ रही है इस समय महसूस हो रही। मेहनत बराबर है, डाइट है नहीं पूरी, प्रोटीन नहीं मिल रही। और जब पैसे होते हैं तो अगर कंपटीशन होता है तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख आ जाता है खर्चा इंटरनेशनल पे। अच्छा, एक महीने का? नहीं नहीं, महीने का नहीं, पूरा 3 4 महीने का। तीन वही चार मान के महीने का? चलो कम अच्छा, पूरा टूर्नामेंट की प्रैक्टिस करने मिनिमम में आपको? 50,000। अच्छा, जिसमें आप कोच की फीस नहीं है, मिनिमम बस 50,000। ये आपकी ट्रेनिंग की, जो खाने पीने का और प्रैक्टिस हाँ करने जी, का, हाँ जी। यही फीस है ये? उसके अलावा वो वाली फीस नहीं कह रहा मैं, जो मेंटोर या कोई ट्रेनिंग वगैरह आप कहीं से ले रहे हो कुछ, वो फीस अलग है, ये वाला खर्चा? आ जाता है 50,000, प्रोटीन मल्टीविटामिन, बहुत हम्म। सारी चीजें हैं। तो 50,000 रुपये आ जाता है महीने, जब अगर डाइट लो तो। तो विनोद जी, ये सब होने के बावजूद क्या चीज थी जो आपको मजबूत करके रखती थी, आपके मानसिक? क्योंकि इतना मजबूत होना, मानसिक मजबूत होना एक नॉर्मल आदमी की बस की बात तो है नहीं। बहुत से लोग तो बहुत पहले ही गिव अप कर देते हैं। मैंने कहा ना उनको, अगर ये सोचना है कि हम जुजुत्सु में खेलेंगे, यही बहुत बड़ी बात है। आप इतनी स्ट्रगल के बाद भी एक मानसिक जी जी। स्थिति को मेंटेन करके रखना, वो आपके, आपने बोला फोकस, कि कितना डिसिप्लिन और फोकस की बहुत जरूरत है, क्योंकि इतनी डिस्ट्रैक्शन, फाइनेंशियल डिस्ट्रैक्शंस, मिल जाती है बार बार। और हाँ ये आप कह रहे हैं कि बाकी चीजें भी हैं, मैं आप कोई मनोरंजन भी नहीं देखने जा रहे, कोई मूवीज वूवीज भी नहीं देख रहे, सब चीजें करके, बच्चे भी हैं, वो सबकी भी पढ़ाई है, तो कैसे अपने अपने आप को फोकस करके रखते हैं? क्या कोई मेडिटेशन करते हैं, कोई योगा करते हैं, या कोई आपके पास कोई किताब पढ़ते हैं, या कोई कैसे करते हैं? क्योंकि ये एक नॉर्मल आदमी की बस की बात नहीं, जब उसका कोच भी नहीं है, मेंटोर भी नहीं है जो उसको गाइड कर सके कि अपने आप को किस टाइम में बांधना है, कोई मोटिवेट कर सके, तो अपने आप को मोटिवेट करके रखना। और अंदर से ये बस ईश्वर की कृपा समझ लीजिए, ऊपर से ही आती है। अच्छा। ईश्वर की कृपा है जो जो वो अपनी एनर्जी हमें देते हैं बस। और तो कुछ खास नहीं है, बस ईश्वर का नाम भी लेकर ही कर रहे हैं जो भी है। अच्छा, तो विनोद बस जी, कृपा है, बस वो कुछ नहीं है। जब आप सीख रहे थे, आप जब इसकी जब कैसे पता चलता था आपको कि क्या मेरी वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ पे मुझे काम करना है? जैसे आपने बोला कि आपको रेसलिंग आपका एक स्ट्रेंथ था, आपको ऑलरेडी डिसिप्लिन था, आप उसमें ऑलरेडी सुबह 3 बजे उठ के आप अपना लग जाते थे, आप जो करते थे। लेकिन जैसे एमएमए में आपको पता है कि इस तरह की फाइट है, या फिर किक बॉक्सिंग में इस तरह की फाइट है, जिसमें तो उसके लिए मुझे, मेरे अंदर क्या वीकनेस है, मैं उसको वीकनेस को कैसे पूरी करूं, ये सब भी आप सोचते थे ऐसी चीजें कि नहीं मुझे नहीं कहाँ नहीं, पे बस काम मेरा करना तो फोकस, बस मैंने कभी नेगेटिव सोचा नहीं है। बस ये भैया था, बस ज्यादा से ज्यादा जितनी शरीर से हो उससे ज्यादा मेहनत करनी है। बस यही है, जो भी सामने आ जाए उसको पेलना है, चाहे है? कोई भी आ जाए। क्योंकि अच्छा, ये थी, अगर रिंग में उतर गए तो डरना नहीं है, चाहे कोई चाहे आपसे डबल पावर का हो, चाहे मारना है उसको। तो इसमें कितने राउंड्स होते हैं अराउंड, एमएमए और ये किक बॉक्सिंग में, जब चैंपियनशिप अलग होती अलग है? अलग अलग फेडरेशनों के अलग अलग नियम है। वैसे तो कम से कम 2 होते हैं, अच्छा। 3 3 मिनट के। अच्छा, 3 3 मिनट के 2 राउंड कम से कम? और और हाँ जी। ज्यादा और से ज्यादा कितने हो सकते हैं? ज्यादा ज्यादा तो फेडरेशन के ऊपर है, करा रही है कितने करा रही है, वो करा सकती है। और वो खिलाड़ी के ऊपर भी है, खिलाड़ी तैयार है नहीं है। अच्छा। गिव अप कर देता है तो फिर हार जाता है। अच्छा, अगर गिव अप कर जाता है तो no। तो मोस्टली इसमें वेट का भी, वेट के हिसाब से भी होता है कि किस किस वेट हाँ हाँ, कैटेगरी ये में वेट है? के अकॉर्डिंग होता है। वेट के अकॉर्डिंग होता है। हम्म। 1 किलो 50 ग्राम 100 ग्राम ये ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन बराबर हम्म। वेट ही लेते हैं। तो विनोद जी, आ, आपने कोई
ओलंपिक्स या एशियन गेम्स इस चीज में ट्राई किया है या इसमें करा है आपने? जो मुझे पता हाँ, नहीं मैं है। 2013-23 में हम्म। जुजुत्सु के टीम में जो एशियन गेम्स हो रहे थे, मेरा सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। और एशियन गेम्स के लिए जुजुत्सु में 77 kg में। लेकिन अच्छा। लास्ट समय में इन्होंने फेडरेशन वालों ने राजनीति खेली खिलाड़ियों के साथ। पता नहीं क्या हुआ, मेरा नाम बाद में काट दिया। एक एक हफ्ते पहले मेरा नाम काट दिया गया। तो मुझे बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि काफी लंबे का संघर्ष था, काफी लंबे समय से मेहनत कर रहा था। और फेडरेशन ने आश्वासन दिया कि आपको हम एशियन गेम खिलाएंगे खिलाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने, पता नहीं क्या, उनको पैसे कमाने का मौका मिल गया कहीं से, या कहीं किसी खिलाड़ी ने पैसा दे दिया, या जो भी हो। ये तो वो खैर वो जानते हैं क्या उन्होंने राजनीति खेली, मेरा नाम काट दिया। तो तभी से मेरा जुजू से मन हट गया। अच्छा, नाम कटने के बाद आपका मन ही हट गया। तो हाँ, क्योंकि लोग फ्रॉड बहुत है, बहुत झूठे लोग हैं पैसे के ये चक्कर कहाँ पे, में। ये दिक्कत कहाँ पे आई? ये मतलब आपके सिलेक्शन जो कमेटी थी उसकी तरफ से दिक्कत आई, ये इंटरनेशनल में वहां से जहाँ नहीं पे नहीं, वहां से फाइनलिस्ट कुछ जाते? नहीं आई। वहां अच्छा, से यहाँ कमी से। नहीं आई हाँ अच्छा। जी, हाँ जी, वहां से क्या कमी आएगी? वो तो, उनको तो खिलाड़ी चाहिए, यहाँ पे ट्रायल दे के जो भेजेंगे वो ही जाएगा। यहाँ जो से कोई यहाँ से दिक्कत नहीं है। रिकमेंड करते हैं, जिनका नाम लिस्ट में डाला जाता है, वहां पे प्रॉब्लम आई जो यहाँ से जाता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो ये तो विनोद जी, मतलब आपको इस तरह की दिक्कतें भी आई हैं जो अब इसे हम एक तरह से ब्यूरोक्रेटिक भी कह सकते हैं कि जो जी जी। बीच में मैनेजर्स होते हैं या जो चाहे वो गवर्नमेंट के हो गए या आप जो कह रहे हैं कि कुछ फ्रॉड लोग भी मिल जाते हैं लाइफ में इस तरह के, तो उसकी वजह से आपने ये स्पोर्ट्स गिव अप किया, नहीं तो अदरवाइज आप इसमें आगे बढ़ना चाहते थे, हाँ जी, हाँ जी। जो मुझे समझ में आया। तो उसके अलावा उसके बाद कुछ और फिर ट्राई किया आपने, एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स या और कौन कौन से होते हैं? मैं थोड़ा स्पोर्ट्स का नहीं हूँ तो अभी मैंने 2024 में मैंने अभी जेवलिंग कर रहा हूँ और 100 मीटर कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, जेवलिन और 100 मीटर। 100 मीटर। हाँ जी, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। और मेरा यूपी स्टेट में मेरा ब्राउन मेडल भी था। अच्छा। क्योंकि इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी, तो हमारे पास जेवलिन नहीं थे कि अच्छे अच्छी पोजीशन ला सके, लेकिन फिर भी ट्राई किया। हम्म। और सोच रहा था कि वो इस बार ओलंपिक में रह हो जाए, लेकिन लास्ट लास्ट में रह गया। बस अब के तैयारी लगी हुई है कि 2028 में हम कुछ अच्छा कर सके। बस ओलंपिक्स में। कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि स्पॉन्सर नहीं है, स्पॉन्सर लोग पता नहीं किस किस को करते हैं। स्पॉन्सर मिलना बहुत कठिन है। ये आपको दिक्कत आ रही है स्पॉन्सर मिलने में या? देखिए, मैं क्रिकेट का तो जानता हूँ क्योंकि क्रिकेट तो मैंने आपको बताया ना कि एक मनोरंजन का है, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हो गए हैं। तो वो एक मनोरंजन का साधन बन गया है कि वो स्पोर्ट्स तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा वो मनोरंजन, और जहाँ पे मनोरंजन आ जाता है वहाँ पे अपने आप ही लोग पैसा देते हैं, चाहे वो मूवीज हो, ये सब चीजें एक तरह से आप देखें। तो ये आप ही को दिक्कत आ रही है या आपके जैसे जो और भी स्पोर्ट्स हैं उनको भी स्पॉन्सर मिलने में दिक्कत आती है? नहीं, देखो, इधर तो यूपी में तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, हरियाणा में तो इतना नहीं है। मैंने ज्यादातर अच्छा। देखा है सभी खिलाड़ियों के पास स्पॉन्सर हैं। सब अच्छे अच्छे, कोई विदेश में ट्रेनिंग कर रहा है, कोई अच्छे कोच के अंडर में ट्रेनिंग कर रहा है। घर पे उनको सुविधा दे रखी है। घर पे इनको जिम खोलवा के दे रखी है सरकार ने। लेकिन यहाँ पर लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। ना ही सरकार, ना ही आम जनता। बस एक दो दो कुछ लोगों को छोड़ के बस सब ऐसे ही हैं। जैसे हमारे एक भाई हैं, विनय सिसोदिया, सॉरी, दिग्विजय सिसोदिया। अच्छा जी। बीएसजी इंडिया बीएसजी इंडिया बीएसजी इंडिया लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड के जो मालिक हैं वो कर रहे हैं। हम्म। और एक दो और हैं, जैसे मोहम्मद रिजवान जी हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो वो अच्छा। बहरीन कंट्री के हैं। उन्होंने बहुत सारा अच्छा। सपोर्ट किया। मलेशिया भेजा, और बहुत सारी, काफी महीने मुझे डाइट का भी खर्चा दिया। अच्छा। और बस यही है, सब ज्यादा तो मुझे बस उन्होंने सपोर्ट किया है, तो तो अभी तक ऐसा कोई नहीं। आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि आपको स्पॉन्सर नहीं मिल पाए, इस वजह से भी आपको बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आई आपको आगे बढ़ने में, आप जो कह रहे हैं जो मुझे समझ में आया। क्योंकि तो स्पॉन्सर मिल जाए अच्छा, मैं तो स्पॉन्सर हमारे पास हो तो हम विदेश जाकर ट्रेनिंग करें अच्छा, हम्म हम्म अच्छे अच्छे निकल के आए। हम्म, तो हम्म। अब यहाँ पर है, अच्छा भी करें बुरा करें कोई पता नहीं चलता। तो कभी आपने कहीं और सेटल होने की सोचा कभी पहले, कि जैसे आप यूपी कह रहे हैं,
और किसी और स्टेट में जाके अगर आप करें कि यूपी में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आया है इस चीज़ को लेके, तो या फिर कंट्री चेंज करना, या फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल कह रहा हूँ कि आपको कभी ऐसा मन में आया कि मैं दूसरे स्टेट चले जाता हूँ या दूसरे देश चले जाता हूँ, वहाँ रह लेता हूँ, कोई ऐसा, कोई इस कोटे पे, किसी पे आप स्पोर्ट्स कोटे पे आपको कोई वीज़ा वगैरह मिल जाए, या वहाँ जाके नहीं सेटल मैंने, होने का चांस मिल जाए? नहीं ये बाहर का तो नहीं सोचा। हाँ ये सोचा था कि हरियाणा जाकर हम सेटल हो जाएं, लेकिन अच्छा। स्पॉन्सर नहीं था तो वहाँ पर जाके क्या करेंगे। वहाँ अच्छा। पर वहाँ पे कोई थोड़ी है, ऐसे ही ट्रांसफर कर लिया तो पैसा मिलेगा कोई। जब तक स्पॉन्सर नहीं मिलेगा तो तब तक कहीं भी जाना बेकार है। तो तो यही है। अभी आपका मोस्टली यही, अभी आप ओलंपिक्स की तैयारी में लगे हुए हैं, स्पॉन्सर देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ और क्या कर रहे हैं आप? इसके अलावा भी कुछ और कर रहे हैं? और तो कुछ नहीं कर रहा, प्रैक्टिस करना और। यही, इसी की प्रैक्टिस में आप लगे हुए हैं, ओलंपिक्स की प्रैक्टिस में हाँ लगे जी। हैं। तो जो देखिए, आपको मैं एक चीज और पूछता हूँ कि विनोद जी, जो आपने ये कुछ चैंपियनशिप जीती हैं जैसे कि मार्शल आर्ट्स में, इसका कुछ आपको एडवांटेज मिला? जैसे कि मैंने देखा है कि इस कंट्री में हमने थोड़ा देखा है कि जो एक बहुत एक अनकन्वेंशनल तरीके से जीता है तो उस पर कोई पिक्चर बन जाती है, या उस पर कुछ एक बायोग्राफी टाइप बन जाती है, कोई बुक लिखी जाती है। हाँ। इस तरह का कुछ अभी हुआ मेरी आपके साथ में? अभी मेरी क्योंकि आपकी स्टोरी बहुत बायोपिक। यूनिक है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी स्टोरी बहुत ऐसी नहीं है कि एक नॉर्मल संघर्ष की स्टोरी हो, आपकी स्टोरी बहुत यूनिक है। तो जरूर बॉलीवुड वाले या हॉलीवुड वाले इस तरह की पिक्चर ढूंढते हैं ऐसी कहानियां। आपके ऊपर हुआ ऐसा कुछ? बायोपिक लिखी जा रही है, बायोपिक लिखी जा रही है अभी मेरी। अच्छा। और एक भाई, एक सर भी मैसेज किया है कि हम आपके ऊपर किताब लिखने चाह रहे हैं। तो अच्छा। उनसे भी बात होंगी, कैसे हम्म। करेंगे क्या करेंगे, वो उनसे भी किताब के बारे में बात होंगी। हम्म। हम्म। और देखते हैं कि हमारी बायोपिक कब तक होती है। हम्म। हम्म। जैसे प्रोड्यूसर अच्छा मिल जाए तो, क्योंकि प्रोड्यूसर तो बहुत मिले हैं, वो मिले हैं जो फ्री में लेना चाहते हैं। अपनी कहानी को अच्छा। हम फ्री में क्यों दें बताओ। हमने 20 साल 30 साल 25 साल दिए हैं मेहनत में, और उनको हम फ्री में कहानी दे दें तो हमारे पास क्या रह जाएगा। वो तो हाँ। पैसे कमा के निकल जाएंगे, फिर हमारी जिंदगी वही रहेगी जैसे थे हम। हाँ। इससे तो नहीं, ये सर बढ़िया सही फिल्म ना बात है, बने। हाँ। बस पैसे, वो भी तो कहानी से पिक्चर बना रहे हैं तो पैसे तो कमाएंगे वो भी, ऐसा तो नहीं कि वो पैसे नहीं हाँ, कमाएंगे। तो ऐसे तो बहुत सारे मिले हैं। कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनी है आपने, कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह कुछ ऐसा? नहीं डॉक्यूमेंट्री, क्या नाम वहाँ से, डिस्कवरी से आया था ऑफर। लेकिन अच्छा। वो बोले थे कि हम आपकी डॉक्यूमेंट्री बना देंगे, आप फंड लेकर आइए। बोले मैं फंड लेकर आऊंगा तो आप तो आपसे थोड़ी बनवाऊंगा, मैं कहीं भी बनवा लूंगा। उन्होंने सही बोला बात था है। 2-3 करोड़ का, 2-3 करोड़ खर्चा आएगा। और 2-3 करोड़ में लाऊंगा तो मैं खुद ही स्पॉन्सर ने करवा लूंगा, मैं ओलंपिक खेल लूंगा। तो विनोद जी, आप इतने प्रेशर में, फैमिली का भी प्रेशर है, जॉब का भी प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर भी, आप अपने को कैसे काम मेंटेन करके रखते हैं? क्योंकि आजकल तो मैंने जो लोग देखे हैं, उनको अगर छोटी सी भी गलती हो जाए, छोटा सा भी उनका दिन, छोटा सा भी एक दिन में कुछ, मतलब कुछ गलत हो जाए, तो वो तो अपने आप को लूज कर देते हैं, मतलब कि वो टेम्परमेंट खो देते हैं अपना, और चिल्लाने लग जाएंगे, लड़ लेंगे, कोई जॉब छोड़ देगा। कितने सुसाइड देखे हैं मैंने, क्या क्या चीजें देख, मतलब ये कंट्री में हम देखते हैं क्या क्या चीजें, बच्चे बच्चे भी पता नहीं क्या क्या प्रेशर झेल रहे हैं, एग्जाम का प्रेशर झेल रहे हैं, अच्छे घरों के। ये भी नहीं कह रहा कि जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसों की, लेकिन इतना जी जो जी। आज के टाइम में प्रेशर नहीं झेल पा रहे, छोटे। आपने जिंदगी, इतनी इंपॉर्टेंट जिंदगी में क्या क्या चीजें देखी हैं, फिर भी आपने उस संघर्ष, आपने एक इतना बड़े मकाम पाने हैं, उसके बाद भी आदमी को फ्रस्ट्रेशन होती है, जब इतना कुछ मिलने के बाद, इतनी बड़ी चीज अपने देश के लिए गौरव लाने के बाद भी, ऐसा तो नहीं कि आप कोई मशीन है कि आपको फीलिंग्स नहीं होंगी, आपको भी फील होता होगा, सबको फील होता है। तो अपने आप को मेंटेन करके रखना, अपनी फैमिली चलाना, अपने बच्चों को भी मोटिवेट करना, उनको भी आगे की तरफ आगे बढ़ाना, कि उनको भी स्पोर्ट्स में डालना। नहीं तो कोई और कहता नहीं, स्पोर्ट्स छोड़ो, पढ़ाई में लग जाओ, कहीं जॉब ले लो, कोई और होता तो ऐसे बोलता, लेकिन आपने उनको स्पोर्ट्स में ही डाला, उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं आप, जैसे आपका अपना सिस्टम है। तो हाँ जी हाँ जी। वो कैसे मेंटेन करते हैं आप वो, उस तरह की मानसिक स्थिति को? लोग तो पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ जाते हैं, कि हम कोई किसी बाबा के पास चले जाते हैं, किसी के मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं, कहीं से आगे शांति मिल जाए, और या फिर मनोरंजन में घुस जाते हैं, देखने में कि पूरा दिन रहेंगे तो ध्यान ही नहीं रहेगा, कुछ ड्रिंक्स करने हाँ लग जी। जाते हैं, कुछ इस तरह की पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं आप। इतना कुछ होते हुए भी, झेलते भी, आप अपना को कैसे मेंटेन कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लोगों को समझना आपसे, कि ये एक
मैं चाहता हूँ कि वो आपसे सीखें कि क्या कैसे मेंटेन करा जाता है वो चीज़, एक दिमागी संतुलन, एक अपने आप को हमेशा होश में रखना। हाँ नहीं, हमारी वाइफ है वो भी कभी कभी करती हैं माइंड डिस्टर्ब। लेकिन जो हमारी माता जी हैं, हमारी मम्मी हैं, वो हमारे वो हमें ज़्यादा पॉजिटिव रखती हैं। वो कहती हैं चलो कोई नहीं, हम अब ये दिक्कत आ रही है तो कभी कभी ना कभी सॉल्व होंगी। हम्म। हिम्मत नहीं हारना चाहिए। उन्हीं से हमें पॉजिटिव मिलती है, उन्हीं से एनर्जी मिलती है। क्योंकि वो कभी नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप इस स्थिति में हो तो ये कर लो वो कर लो, जॉब कर लो। उन्होंने कहा कोई नहीं, हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ते रहो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे भी लोग हैं जो हमसे भी नीचे स्तर पे हैं, उनको देख के चलिए। अगर ऊंचे लोगों को देख के चलोगे तो परेशान रहोगे। तो हम तो ये है, नीचे लोगों को देख के चलते हैं कि जो हम उनसे सही हैं, जो हमसे भी बेकार हैं। बस यही है, मम्मी का ज्यादा पॉजिटिव ये ऑप्शन बहुत रहता है हमारे पास। आपके साथ एक है कि आपकी मदर का बहुत उनका रोल है, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक जो फाइटर है लाइफ में, जिसने इतनी फाइट करी थी, बैटल्स देखी हैं, उसके बाद भी अपने आप को मेंटेन करके रखना, अपना माइंड को रखना, वो बहुत काबिल तारीफ है। ये एक है जो इसी पे ही अगर कोई ना सीखे आपसे यही चीज़, अगर कोई सीख ले तो इस दुनिया का क्या चेंज आ जाएगा, इस लोगों का बहुत चेंज हो जाएगा अगर वो देखें आपको। ये तो अब मैं आपसे ना थोड़ा सा विनोद जी बात करता हूँ, क्योंकि आप स्पॉन्सर की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल बात कर रहे हैं, मैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बताया कि आपका कितना खर्चा आता है एक तैयारी करने में, 3-4 महीने की आप बता रहे हैं कि आपके प्रैक्टिस करनी हो तो 1 लाख से लेके 50,000 से लेके 3-4 लाख तक का खर्चा आ जाता है, जिसमें आपको ये तो वो कॉस्ट है जो आपकी ट्रेनिंग में है। उसके अलावा आपका अपना घर भी चलाना है, आप जॉब भी नहीं कर रहे हैं, वो सब भी मेंटेन करना है, सब चीज़ें। तो कभी आपको विनोद जी, मैं थोड़ा एग्जांपल देके बताता हूँ आपको ना, क्योंकि ये मैंने चीज देखी है और मैंने कुछ एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि कभी आपने इस बारे में सोचा हो, या इस तरीके से कभी, या नहीं सोचा हो, या नहीं पता हो, क्योंकि एक अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने तो कुछ लोगों को देखा है कैसे उन्होंने इस तरह की कंडीशन में क्या करा। मैं आपको एग्जाम्पल, तो एक नेगेटिव एग्जांपल देता हूँ और एक पॉजिटिव एग्जांपल देता हूँ। नेगेटिव एग्जांपल देता हूँ मोजार्ट का। मोजार्ट का बहुत म्यूजिक कंपोजर हुए हैं, बहुत फेमस मोजार्ट, आपने अगर नाम सुना हो तो। उनके साथ क्या था कि उनका म्यूजिक ऐसा है कि आज भी उस म्यूजिक पे बहुत कुछ काम होता है। उस म्यूजिक ने जो उन्होंने वो उस टाइम का अपने म्यूजिक बनाया था। तो लेकिन उनकी जो, उनको लाइफ टाइम ना बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल्स रही, और उनकी डेथ भी बहुत पुअर तरीके से हुई, जब काफी गरीबी में उनकी डेथ हुई थी। तो और जबकि वो आज भी तक संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। लेकिन उनके जो फॉलोअर्स आए, जो उनके आगे के लोग आए, स्टूडेंट्स आए, उन्होंने उनके म्यूजिक को से बहुत कमाया, करोड़ों कमाए। कहने का मतलब कि वो तो नहीं कमा के गए जिन्होंने बनाया, लेकिन वो कमा गए जो जिन्होंने उसको मार्केट किया। ये तो एक नेगेटिव मैं आपको बता रहा हूँ कि एक हाँ जी, महान हाँ आदमी जी। के साथ क्या हो सकता है। एक मैं पॉजिटिव बताता हूँ आपको एग्जांपल, क्योंकि ये मैंने देखा हुआ है। एक है मैट फ्यूरी है, वो अमेरिका में रहते हैं, मैट फ्यूरी नाम है उनका। मैं उनसे पर्सनली मिला नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनकी वेबसाइट वगैरह सब कुछ देखा, उनकी बुक्स देखी है। वो फर्स्ट अमेरिकन थे जिन्होंने चाइना में जाके कुंफू चैंपियनशिप जीती। ठीक है, वो एक रेसलर थे उन्होंने, और उस कुंफू चैंपियनशिप का उन्होंने क्या फायदा उठाया कि वो जीत गए। जब आए तो वो भी ट्रेनिंग्स देते थे लोगों को, जैसे कोई स्टूडेंट आ गया, मेंटोरशिप वगैरह दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि उनको पैसा कमाना है, उनको उनके पास गवर्नमेंट का या सपोर्ट नहीं था, जितना मुझे पता है। मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता है कि उनको स्पॉन्सर्स, गवर्नमेंट का सपोर्ट इतना नहीं था जैसे कोई। तो उन्होंने क्या करा, राइटिंग सीखी, राइटिंग करना सीखा। महारत थी, उनको आती थी, प्रैक्टिस करते थे रोजाना। जॉब नहीं करी उन्होंने, राइटिंग सीखी, अपनी बुक्स लिखी। जो टेक्निक्स यूज करते थे अपने कुंफू में हराने के लिए, जो वो अपनी रोजाना बॉडी वगैरह बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, जो वो अपनी स्ट्रेंथ वगैरह, उन्होंने वो टेक्निक्स लिखी। उनकी बुक आई थी कॉम्बैट कंडीशनिंग, जो बहुत फेमस हुई और खूब बिकी। उन्होंने खुद पब्लिश करी वो बुक, ये भी नहीं किसी और से पब्लिश करवाई हो, खुद पब्लिश करी वो बुक, खुद लिखी, खुद मार्केट करी, और उसके लिए उन्होंने राइटिंग सीखी। और उसके बाद वो एक और 2-3 बुक्स लिख के चले गए, शायद 4-5 बुक्स हैं उनकी। उसके अलावा उन्होंने वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाए और लोगों को सिखाया कि देखो ऐसे है, उसके पैसे लेते थे। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उससे वो करोड़पति बन गए, जितना मुझे पता है, मल्टी मिलियनर जिसे कहते हैं वो हैं। आज भी वो चला रहे हैं और साइड बाय साइड अपना वो कर रहे हैं। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि विनोद जी, कि आप
लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी बुक लिखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप राइटिंग करिए, लेकिन एक तरफ है कि आप स्पॉन्सर तो ढूंढ ही रहे हैं। आप स्पॉन्सर, मैं चाहता हूँ कि भगवान करे कि आपको जल्दी से जल्दी स्पॉन्सर मिले, एक नहीं ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सर मिले, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिले। लेकिन मैं एक आपको चीज बता रहा हूँ कि आपके पास इतनी बड़ी एक क्या कहते हैं, आपके पास कामयाबी है जो इतनी आपने करे, उसको उन्होंने चाइना में जाके एक कुंफू चैंपियनशिप जीती थी और फर्स्ट अमेरिकन थी जिन्होंने जीती थी। उसका उन्होंने एडवांटेज लिया, उससे बहुत पैसा कमाया। उन्होंने क्या करा, रिच लोगों के बच्चों को ट्रेनिंग दी, गरीब बच्चों को फ्री में सिखाया होगा। जैसे आप, मैंने देखा आपने कुछ वीडियोस बनाई है, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, मुझे नहीं पता आप चार्ज करते हैं। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट आदमी, मैंने कहा ना, मुझे बॉम्बे में मिला ही नहीं कोई जुजुत्सु का। शायद मैंने ज्यादा ढूंढा भी नहीं होगा, लेकिन जितना मैंने ढूंढा मुझे नहीं मिला। दिल्ली का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मैंने सुना नहीं कोई जुजुत्सु का कोई होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है। लेकिन आप तो जुजुत्सु में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एमएमए में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपने गोल्ड मेडल जीता है आप किक बॉक्सिंग में। तो ऐसा रेयर आदमी, रेयर रेयर टैलेंट, जिसने जिसमें भी डाला उसमें टॉप पे पहुंचे, ऐसे आदमी से कौन नहीं सीखना चाहेगा। जैसे जैसे ये स्पोर्ट्स पॉपुलर हो रहा है, तो होंगे जो मिडिल क्लास वाले, जो जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो रिच वाले जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, वो आपसे ट्रेनिंग लेना, वो अगर आपसे सीखना चाहें, सपोज कीजिए, तो आपको नहीं लगता कि एक आपको, अब गरीब बच्चों को सिखाइए चाहे फ्री में सिखाइए, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक आपको भी बहुत अच्छा एक जरिया मिल सकता है, सोर्स मिल सकता है इनकम का, अपने स्पॉन्सर्स के अलावा, जो आपको हेल्प कर सकता है घर के लिए या आपकी अपनी पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। क्योंकि ये चीज मैंने देखी है, करते हैं। और या फिर उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने देखा है, वो आता है एक आता है ना, टाटा स्काई चैनल आता है, आई थिंक केबल टीवी। मैंने उसमें देखा है कि कुछ अलग अलग सेलिब्रिटीज हैं, वो योगा सिखा रहे हैं, कोई कोई फिटनेस सिखा रहा है, उनका कुछ कोलैबोरेशन टाइप है, और उसमें वो चार्ज करते हैं, उनकी अपनी पार्टनरशिप भी, अपनी फीस भी लेते हैं। और क्योंकि देखिए आपके सामने एक बहुत बड़ा कामयाबी का वो है, क्या कहते हैं, मेडल, कि आपने इतना बड़ा चीज करी है, बहुत से लोगों ने तो करी ही नहीं वो चीजें जो आपने करी है। ठीक है, जी तो जी। आपको किसने ये सब चीजें बताई या आपने कभी ट्राई किया ये सब चीजें करने का? मैं जस्ट पूछना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कि आपको बता रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ, जस्ट मेरा मैंने कि कोशिश करी थी, लेकिन हाँ। मैंने सोचा था नोएडा में या दिल्ली में ब्रांच खोलने का, अच्छा, लेकिन कोई स्पॉन्सर मिला नहीं कि जिस जहाँ पर कोई स्ट्रेचबल किया जाए वहाँ पर। इसके लिए भी आपको स्पॉन्सर चाहिए जो आपको वहाँ पे स्टेब्लिश कर सके, बिठा सके कि आपको यहाँ पे एकेडमी खोलनी है, या इस तरह का। ओके, कुछ ऑनलाइन, जैसे मैं एग्जाम फिर से कह रहा हूँ कि जैसे आप यूट्यूब, आपने खुद यूट्यूब से सीखा, अभी ऑनलाइन दूसरे, दे रहा हूँ बस। अभी ऑनलाइन में अभी एक खिलाड़ी है जो मुंबई से है, उसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं। एक एथलेटिक्स की रनिंग की ट्रेनिंग ले रहा है वो, अच्छा, तो उसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं। अगर ये वीडियो देख के, ये पॉडकास्ट देख के लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें, आपसे सीखना चाहें, तो आप क्या रेडी होंगे कि हाँ जी जी बिल्कुल। हाँ, मतलब आपका या आप कुछ कोर्स बनाना चाहें, कि जैसे आपने खुद सीखा, अब वो जगह जगह ढूंढते हैं, आपने कितनी मेहनत करी, लेकिन आप उसके लिए एक आसान चीज बना दें कि भाई एमएमए करना है, मैंने ये सब करा है, तुम भी ये करो, सब चीजें, ये सारी चीजें। तो वो आपको, आप इसके लिए रेडी हैं या आप कर सकते बिल्कुल हैं सर, अगर बिल्कुल कोई संपर्क बिल्कुल करना बिल्कुल। चाहे आपसे, ये हाँ, सब अगर कोई चीजें। रेडी है, अगर कोई सीखना चाहती हो तो बिल्कुल मैं आई एम रेडी, बिल्कुल। हाँ, चाहे वो देश का हो चाहे बाहर का हो, चाहे कहीं का भी, क्योंकि ऑनलाइन कहीं तो सब भी। कहीं भी अवेलेबल हाँ, है, वर्ल्ड में कहीं भी। पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ विनोद जी, कि आपने सेक्रीफाइस बहुत करे लाइफ में, आपका आपने कहा कि आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी मदर का भी बहुत रोल है उसमें, आपने एक हमेशा रखा कि मेरे को, कि अगर अपने से ऊपर बड़े के रोल देखने हैं, तो अपने से नीचे लोग भी देखो, एक स्ट्रेटेजी है ये, कि अगर आपको जी जिंदगी जी। अच्छी जीनी है, आपको मानसिक संतुलन अपना सही रखना है, तो आपको दोनों तरफ देखना जरूरी है। अगर आप उधर देख के परेशान हो रहे हैं, तो इधर भी देखना जरूरी है कि जिनको ये सब चीजें नहीं मिली, जिनको भगवान ने आपको दी हैं, जो आपको मिला, जी जी। ये एक स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी। एक एक कोई चीज ऐसी जो आपको बहुत मुश्किल है सीखने में, जो मतलब आपने, आपको आपकी बैकग्राउंड से भी हेल्प नहीं मिली, जो आपका बैकग्राउंड था, फिर भी आपने वो सीखी, कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसी चीज जो, जिसके लिए आपको परेशानी हुई, बहुत हुई, और उसके लिए आपको कुछ अलग से जाके अपने आप को करना पड़ा, कुछ होती है ना, स्किल्स ऐसी होती हैं।
कि ऐसी कोई चीज हाँ हुई बहुत आपके साथ? सारी हैं, जैसे किक मारने में बहुत किक जो किक किक मारने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, सही किक नहीं लग पाती थी। हम्म। तो यूट्यूब से देखी और कुछ अन्य कोचों की देखी मैंने वीडियो। हम्म। तो वहां से देख देख कर फिर वहां से हमने सुधार किया, और किक मारते गए, प्रैक्टिस कर धीरे धीरे इतना क्लियर हो गया कि बस फिर दिक्कत नहीं आई। अच्छा। दिक्कत तो सर शुरू में सबको ही आती है, जो नया नया आप कोई इवेंट चुनते हैं या किसी चीज को हम देखते हैं करते हैं। नई चीज में तो हर दिक्कत सब में आती है, लेकिन अच्छा। एक लेकिन आपके फोकस है तो दिक्कतें जल्दी खत्म हो जाती है। अच्छा, आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या है? अगर मैं आपके इंडिया की बात करूं स्पोर्ट्स का, जैसे आपने देखा अपना जिंदगी में, आपने अराउंड 15 साल तो दे ही दिए होंगे इस फील्ड में। तो जो आपने देखा है, चाहे वो प्लस हो, पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, क्या आपको लगता है कि मार्शल आर्ट्स की, अगर मैं बात करूं मार्शल आर्ट्स की, क्योंकि आपका मोस्टली मार्शल आर्ट्स में ही रहा है, तो क्या इंडिया का फ्यूचर लगता है कि अभी हमें कितना टाइम लगेगा आप जैसे लोगों को यहाँ पे से वहां पहुंचा, मतलब ओलंपिक्स तक जाने में, तो टाइम तो या ज्यादा ऐसी नहीं टीम लगेगा बिल्ड बस। करने में? खिलाड़ी तो बहुत हैं, मार्शल आर्ट के अच्छे खिलाड़ी भी हैं, लेकिन उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा उनको। किसी को कोच नहीं मिल पाता है, किसी को फाइनेंस की प्रॉब्लम है, हम्म। और किसी को घर की प्रॉब्लम है। बहुत सारी दिक्कत आती है, लेकिन सबसे मेन फोकस फोकस है वो पैसे का है। अगर आपको अगर पैसा है तो अब जल्दी से आप अपनी लाइन को पकड़ने में सक्षम रहोगे, क्योंकि विदाउट स्पॉन्सर, क्योंकि आपके पास सामान नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, ट्रेनिंग का कोच नहीं है, तो बताइए आप अच्छे से कैसे कर पाओगे। तो उसके लिए आपको स्पॉन्सर मिलना बहुत जरूरी है। अगर अगर कंपनी, हमारे देश की कंपनियां, सरकार इस लाइन को इस अच्छे से स्पॉन्सर करे, सपोर्ट करे, तो ये भी चाइना से कम नहीं है। चाइना के जितने भी गेम हमारे मार्शल आर्ट गए हैं, इंडिया से ही गए हैं। आज हमारे इंडिया मार्शल आर्ट में पीछे है, और आगे है, क्योंकि उन्होंने अपनी उन स्पोर्ट का मार्केटिंग भी की है, और उनको सुधारा भी है, तो आज इसलिए वो आगे हैं। चाइना, जापान, ब्राजील, ये इसलिए आगे हैं। तो आप यही कह रहे हैं कि टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उसको मार्केट करने की, उसको सही प्लेटफॉर्म देने की, उसको फाइनेंशियल हेल्प करने की, और उनको जो रिसोर्सेज चाहिए उनकी कमी है। टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, बिल्कुल। टैलेंट बहुत है हमारे पास, आप ये कहना हाँ जी, हाँ चाहते हैं? जी। ठीक है। तो अब विनोद जी, कोई ऐसी हैबिट या कोई ऐसी स्किल जो आपको लगता है आपने मिस कर दिया, अगर आपको बचपन में ये चीज आ जाती तो हो सकता है कि जो आपने शायद और जल्दी पा जाते। मैं आपकी पर्सनल लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल की बात नहीं कर रहा। कोई जो तो यही। अ, हाँ जी, हाँ जी। कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि अगर आपने बहुत लेट सीखी या बहुत टाइम लगा, कोई ऐसा हैबिट डेवलप करना, जो अगर कोई आपके ऐसा बनना चाहता है, वो अभी से अगर यंग एज में वो उस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दें, तो उनको भी आपकी ऐसी कामयाबी मिल सकती है। देखो, जो ओलंपिक के गेम्स हैं, बहुत सारे गेम हैं। अगर उनमें से किसी एक को भी अपनी सही समय, अपनी एज के सही समय पर अगर उसको सिलेक्ट कर ले और पूरा फोकस कर ले और पूरी पावर लगा दे, डेली अच्छे से प्रैक्टिस करे, अच्छे कोच के अंडर में रहकर, अच्छी डाइट को लेकर, तो वो जरूर अचीव कर जाएगा अपने गोल को। क्योंकि ऐसा मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई इवेंट मत लो जो ओलंपिक में ना हो। अच्छा। बहुत सारी गेम है, बेचारे बहुत बड़ी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं है। हम्म। तो मेरा कहना है कि जो ओलंपिक में गेम है, आप उन्हीं को लीजिए, बाकी हम्म। गेम को मत लीजिए। सब और सारी जितनी फेडरेशन है पैसे कमा रही है, उन्हीं गेम को आप सिलेक्ट कीजिए जो ओलंपिक में खेले जाते हैं। बाकी सबको छोड़ दीजिए। बहुत सारे गेम हैं, हजारों, जो हेड खिलाड़ियों से पैसा लूट रहे हैं, पैसा पैसा देते हैं या खिलाते हैं, और उनको मिलता कुछ नहीं है। बस खेल के आ जाते हैं, सर्टिफिकेट लेके आ जाइए, मेडल लेके आ जाइए। वो बहुत सारे फेडरेशन है जो खिलाड़ियों के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने पैसा कमा रहे हैं, अपने परिवार चला रहे हैं, विदेशों में सेटल हो गए। भाई ये एक जो ओलंपिक में पार्ट है गेम का, उसी को लीजिए। बाकी मैं तो, क्योंकि मैं हम्म। फोकस कर चुका हूँ, क्योंकि ये सब बेकार है। हम्म। तो मीन्स उन्हीं पे फोकस कीजिए जो ओलंपिक्स में खेला जाता है गेम्स, और हाँ
इधर उधर मत फंसिए। वो कैसे पता चलेगा इनको कि चलो ओलंपिक्स तो आपने बता दिया, जैसे अगर किसी को होता है कि उसमें ट्राई कर लेता हूँ और फिर पता चला वो फ्रॉड निकला या कुछ पैसा ले गया, तो ये सब चीजें उनको कैसे, मतलब कोई ऐसी है जो चीज जो, या फिर को वो कहाँ कंप्लेंट करें इसके बारे में, कि अगर उनको कोई पैसा उनका फंस गया या वो उनको कोई मतलब कोई फ्रॉड करके चला गया, तो कैसे रिकवर करें, क्या कहाँ उनकी अपील होती है ऐसे लोगों की, कहीं है कोई ऐसा बना हुआ है कोई देखो फिर अब सिस्टम है ऐसा सरकार ने कुछ? तो बना दी है, जो आपके साथ फ्रॉडबाजी कर रहा है अब तो फेडरेशन ने नंबर पता नहीं 10 30 कुछ ऐसे नंबर है, गूगल पे मिल जाएगा। हम्म। जो आपके साथ फ्रॉडबाजी कर रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है ऑनलाइन या फोन के द्वारा, आप वहां जाके उनकी उस नंबर को वहां पे जाके लिखवा दीजिए। अब तो हो जाती है रिपोर्ट, बहुत सारी दिक्कत आती है अब। और अगर सबसे पहले गूगल पे पता चल जाती है कि आपका इवेंट क्या है, कहाँ से रिकॉग्नाइजेशन है। अगर हम्म। कोई भी गेम इंडियन ओलंपिक से रिकॉग्निशन नहीं है तो समझ लीजिए प्राइवेट है, उसका ठीक कोई है, वैल्यू नहीं। उसकी कोई वैल्यू नहीं जो जो ओलंपिक से इंडियन नहीं है। इंडियन ओलंपिक ने आपको परमिशन दे रहा है कि हाँ आप खिलाइए, हम आगे ले हम्म। जाएंगे अपने खिलाड़ियों को, तो उसमें खेलिए ना। तो सब फेडरेशन पे लिखा रहता है, गूगल पे सब लिखा हम्म। रहता है कि ये गेम इंडियन ओलंपिक से रिकॉग्निशन है। हम्म। हम्म। इंडियन तो- ओलंपिक ही है जो परमिशन देती है कि आप ये इवेंट कराओ, अच्छा। हम आपको आपके बच्चों को ओलंपिक ले जाएंगे, एशियन गेम्स ले जाएंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स ले जाएंगे। अच्छा। प्राइवेट गेम है, बहुत 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 सारे प्राइवेट गेम है जिनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप तो हर गेम की होती है, वर्ल्ड चैंपियनशिप की मायने नहीं रखती। जो सरकार ने परमिशन दे रखी है जिस खेल को, और जो ओलंपिक में है, वही खेलने चाहिए, वही मान्यता है, वही आपके भविष्य को सुधारेंगे। बाकी तो टाइम पास है, कुछ संघर्ष ही करते रह का जाएंगे मतलब बच्चे। उसका कोई फायदा नहीं है, उसमें अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो, और दूसरा उस पता भी नहीं वो फ्रॉड हो या क्या है, आगे जाके कुछ हेल्प हो या नहीं। इसलिए मैंने अपने तो बच्चों को हाँ एथलेटिक्स जी। में डाल दिया। अच्छा। इसलिए तो मैंने अपने बच्चों को डाल दिया एथलेटिक्स में, हम्म। क्योंकि मैंने उनको भी रेसलिंग सिखाने की कोशिश की थी अपनी लड़की को, लेकिन वो उसका टैलेंट नहीं था, डर के अंदर डर था। अच्छा। तो फिर मैं उसको रनिंग में डाला, तो रनिंग में अच्छा कर रही है वो। अच्छा। तो आपको कभी डर नहीं लगा कि आपको कि एमएमए में या ये सब चीजों में कि आ, चोट भी लग सकती है, इंजरी, अगर इंजरी आ गई, जैसे मैं देखते हैं हम कि किसी खिलाड़ी को किसी स्पोर्ट्स में इंजरी आई थी, उसके 5-6 महीने तो ऐसे ही खराब हो जाते हैं, उसकी रिकवर होने में, ऑपरेशन तो देखो सर्जरी सब कुछ। ईश्वर की कृपा से मेरा भी कोई इंजरी नहीं हुई, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर चुका था कि इतनी मुझे सब इतना पावरफुल कोई लगता नहीं था कि हाँ ये तगड़ा है मुझसे, या कोई लगा नहीं। मैंने क्योंकि नियम से रहे, हम साधन से रहे, तपस्या की। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चले गए नहीं, बहुत लोग। मेहनत। अंदर अंदर ईश्वर का नाम लिया, पावर बना, अंदर पावर बनाई। तो कोई ऐसा दिखता नहीं था, कोई दुनिया में कोई भी हो, ऐसा लगता था कि ये भूखा, ये कुछ नहीं है, हम्म। इसको अब आई पील के। ये रहता था, डर नहीं था। क्योंकि डरते वही हैं जो बच्चे ऐबदार होते हैं, जो मिस यूज करते हैं अपना समय को, वही डरते हैं। बाकी मेहनत करने वाला कभी नहीं डरता। मेरे को ठीक करें। विनोद जी, आपको मीडिया से कोई सपोर्ट मिला? मीडिया से, मैं मीडिया का मतलब मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, जैसे पॉडकास्ट चैनल्स हो गए या हम कुछ हो गए जो छोटे लेवल पे, स्टेट लेवल हो गए, एक नेशनल लेवल पे कभी किसी मीडिया से कोई सपोर्ट मिला? जैसे हमने क्रिकेट में देखा है, क्रिकेट में एक ऑटोमेटिकली मीडिया का वहाँ पे हमेशा रोल है। मैं जैसे अगर मैं पर्टिकुलर इस कंट्री की बात करूँ, तो मैंने देखा है मीडिया मोस्टली या तो पॉलिटिशियंस को कवर करती है, या क्रिकेट बिल्कुल क्रिकेट का, बिल्कुल। या बॉलीवुड, ये तीन चार उनके मेन हमेशा रहते हैं, जिन लाइमलाइट में जिनको वो करते नहीं, हैं न्यूज ग्लैम। वाले तो लोकल न्यूज वालों ने तो बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन हाँ। उन्होंने कभी नेशनल पे नहीं छापा कि। हाँ। हाँ, एक बार मेरा नेशनल से निकला था, वो भी दिल्ली से निकला था, अमर उजाला से। अमर उजाला से, अच्छा। हाँ, वो नेशनल अखबार में हाँ। निकला था, स्पोर्ट पेज पे। अच्छा। लेकिन सबको ही रहता है कि पैसा पैसा पैसे दे तो नेशनल पेज पे निकालें। यही और है। वो उसमें तो उन्होंने ज्यादातर आज सब लोग जानते। हाँ। हाँ, ये सब यही कह रहे हैं विनोद जी, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, पीआर भी बहुत है, अगर किसी का पैसा आ जाता है तो वो अपना पीआर कराने लग जाता है। पीआर समझते हैं ना आपकी, कि हाँ जी अपनी हाँ जी, पब्लिसिटी कराना, अपना वो कराना, प्रमोशन। हाँ, प्रमोशन कराना। तो ये चीज है।
तो विनोद जी, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे आपको पता है कि मीडिया सपोर्ट ज्यादा नहीं करता है नेशनल लेवल पे। लोकल ने बहुत करा आपको, लेकिन नेशनल। दूसरा, अब पीआर के लिए पैसा चाहिए होता है, पीआर कराने के लिए कोई भी आज के टाइम में आपने देखा होगा कि कोई सेलिब्रिटी का बच्चा है, कोई स्पोर्ट्स में है, चाहे वो बॉलीवुड में है, पॉलिटिक्स में है, तो वो अपना दिन भर। और होता क्या है, हम जैसे जो लोग जिनको आपका नाम भी नहीं पता होता या किसी और को नहीं पता, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जी हम जी। पूरा दिन जो टीवी देख रहे हैं उसमें तो उन्हीं की न्यूज आ रही है पूरा दिन, जो भी आ रहा है। हाँ जी हाँ और जी। न्यूज तो खुद ही एक एंटरटेनमेंट हो गया। पूरा दिन वॉर ही वॉर चलता रहता है, ऐसा लगता है आज होगी थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो इतना वो जब न्यूज चैनल खुद ही एक एंटरटेनमेंट हो गए हैं, और वो कवर भी उन लोगों को कर रहे हैं जो उनको, या पीआर, जो पीआर चैनल्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूज चैनल से पीआर वालों को ही कवर करते हैं, और भी न्यूज कवर कर रहे हैं, लेकिन तो आप जैसे लोगों के लिए क्या बचता है? आप जैसे लोगों के लिए जिनके पास, जिनको जिनको पता है कि हम जैसे बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट एक ऐसा आदमी बैठा है। मैं उनकी सपोज कर, मैंने आपको बताया ना कि जैसे सपोज किया मुझे जुजित्सु सीखना है, या मेरे किसी रिलेटिव या मेरे किसी दोस्त को सीखना है, अगर मुझे आपके बारे में पता ही नहीं, तो मैं कैसे कैसे अप्रोच करूंगा? मुझे मुझे पता ही नहीं, और मैं तो बिल्कुल बिल्कुल। चाहे पास में रहता हूँ चाहे दूर रहता हूँ चाहे ऑनलाइन, अब तो ऐसा भी नहीं है कि कोई। जी जी। तो एक आपकी भी शायद हो सकता है थोड़ी जिम्मेदारी बनती हो कि आपको भी अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हाँ जी हाँ जी। वो मैट फ्यूरी का एग्जांपल दिया कि उन्होंने सोचा नहीं कि कोई और मेरी मार्केटिंग करेगा, तो वो खुद अपनी मार्केटिंग, उन्होंने बुक लिखी, फिर अपनी ईमेल्स लिखते थे वो अपने, उन्होंने एक ईमेल लिस्ट बनाई। मैं आपको शेयर करूंगा बाद में इस रिकॉर्डिंग के बाद या कभी, कि वो उनकी वेबसाइट वगैरह कैसे वो करते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए। तो क्योंकि ये तीन चीजें हैं, या तो आप अपनी मार्केटिंग करोगे, या आपका कोई मीडिया है जो या और तीसरा ऑडियंस है जो जानेगा। दो ही तरीके से जान सकता है। जब मीडिया आपके साथ नहीं है, तो आप खुद ही अपनी मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी। तो मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा है, आप वीडियोस डालते रहते हैं, तो और क्या कर सकते हैं इसमें अपने चैनल पे, ताकि लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले आपके बारे में? जैसे कुछ तो पॉडकास्ट हो गए या कुछ हो गए, लोकल मीडिया भी कर रहे हैं, और कुछ लोग ढूंढते हैं जैसे जूजित्सु ढूंढ रहे हैं। तो और क्या आपकी कोई वेबसाइट वगैरह भी है? वेबसाइट थी वो तो, उसका टाइम लिमिट खत्म हो गई तो वो बंद है। अच्छा। अच्छा। तो वही कह रहा हूँ कि मुझे लगता है विनोद जी, एक मार्केट है। जैसे आप अपना काम कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, एक ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे आप जैसे लोगों से सीखना चाहते हैं। वो कोई फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, उनके पास पैसे की भी कमी नहीं है, वो पैसा भी पे कर सकते हैं। वो जी लोग जी। आपके पास कैसे पहुंचे, या आप उनके पास कैसे पहुंचे? ये आप थोड़ा सा मंथन कीजिए, आप सोचिए कि आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि अगर आप जैसा आदमी को कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आनी चाहिए, सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मानता हूँ मैं आपको कि बहुत चीजें हुई हैं, दिक्कतें हुई हैं, ब्यूरोक्रेटिक हुए हैं, बहुत चीजें हुई हैं आपके साथ, अभी भी आपके साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से लोग हैं जो आपसे सीखना चाहते होंगे। जी सिर्फ इस जी। देश में नहीं, दूसरे देशों में भी, जो आप जैसे लोगों से सीखना चाहते हैं, उनसे मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जो आप जैसे और चैंपियंस हैं या वो सीखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन स्किल, एक होते हैं ना कम्युनिकेशन गैप, आ रहा है कहीं ना कहीं। दो हाँ जी बिल्कुल। दो दो जगह हैं बीच में उसका। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आप आज टूथपेस्ट लेने जाते हैं, तो आप दुकान पे जाएंगे टूथपेस्ट लेने के लिए, कि टूथपेस्ट, आपको कोई वेबसाइट पे नहीं जाएंगे टूथपेस्ट खरीदना, आप दुकान पे जाएंगे टूथपेस्ट खरीदना। तो ये हम कहते हैं B2C, मतलब कि कोई कंपनी कुछ बना रही है, जैसे मैं आप कुछ बना रहे हैं और मैं कस्टमर हूँ, तो मैं आपका कुछ सामान या तो दुकान से खरीदूंगा या सीधा आपकी वेबसाइट से खरीदूंगा। अब दुकान वाला सिस्टम हो गया, समझ लीजिए मीडिया, जो जहाँ पे मैं जाता था और जहां से मुझे पता चलता था, अच्छा विनोद जी हैं जिनसे मुझे ये है, इनका मुझे सामान खरीदना है। लेकिन वो वाला सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे, कि मीडिया है ही नहीं यहाँ पे, चाहे वो पीआर हो, आपका पेड हो, या कुछ भी हो, या कुछ भी लोग जान रहे। तो मैं कैसे, मेरे को जब, या फिर अब बचा है कि आप अपनी वेबसाइट या कुछ आप अपना, जैसे यूट्यूब ही हो गया, मैं आपको कह रहा हूँ कि जब तक उसको थोड़ा सा आपको और प्रमोट करें या किसी तरीके से कुछ करें, आप अगर खुद बिजी रहते हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो एक अपनी छोटी सी टीम या अपना कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त जिसको यूट्यूब की थोड़ी समझ हो, या यूट्यूब हो गया, वेबसाइट हो गया, ताकि उस पर काम करें, तो आपकी थोड़ा सा लोग और जानेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। और हम तो हैं जो कर रहे हैं, मेरे जैसे और जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, या जो, अब पॉडकास्ट भी मैंने देखे हैं, बहुत से लोग तो पेड पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी पैसे लेते हैं।
तो अब उसके मतलब, क्योंकि पीआर इतना फैल चुका है ना, एक होता था पीआर एक मीडिया पे, एक हो गया पीआर जब यूट्यूब में भी बहुत से लोग आ गए कि आपकी प्रमोशन करने के लिए भी वो चार्जेस लेते हैं। तो आपको अपने एंड पे कुछ मार्केटिंग खुद ही करनी पड़ेगी। मैं ये एक सुझाव ही दे रहा हूँ, मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ हाँ जी, हाँ जी, जी, कि बिल्कुल। ये मार्केटिंग खुद अपनी, क्योंकि जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। जब आपको पता है कि तीसरा कोई नहीं है बीच में आपको प्रमोट करने वाला, और आपके ना फाइनेंशियल इतना है कि आप करें, तो आपको थोड़ा सा अपने लेवल पे मार्केटिंग करना ज्यादा पड़ेगा ताकि लोग जाने। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको एक साइड इनकम आनी स्टार्ट हो जाए थोड़ा सा, कि आप जो सिखा सकें, आपके पास इतना टैलेंट है, इतना कुछ आपके पास नॉलेज है, टेक्निक्स होंगी आपके पास, कितनी टेक्निक्स होंगी। मैं टेक्निक्स की अगर बात करूं, आपने क्या तरीके से सीखा, किस तरीके से हराया किसी को, अनकन्वेंशनल क्या तरीका लगाया, ये सब चीजें जो लोग सीखना चाहते हैं या फिर अपनी फिटनेस के लिए करना चाहते हैं, जिम विम टाइप, वो हो गया। तो एक हो गया कि एक नॉर्मल है एक आदमी जो, जिसने कोई लाइफ में उसके पास इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं जितनी बड़ी अचीवमेंट आपके पास है, लेकिन आप खाली बैठे हैं, और एक तरफ है जो हंगरी मार्केट है, हम कहते हैं कि जिनको चाहिए आप जैसे लोग, तो वो कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सोचिए, या आपके बिल्कुल, माइंड में कुछ बिल्कुल। हो तो आप बताइए। एक आखिरी सवाल कि आप कोई मैसेज देना चाहते हो यूथ को, कोई अपनी मार्केट को, या स्पॉन्सर्स को, या किसी को भी, कि अ, कि आपने लाइफ में क्या सबसे बड़ी लर्निंग ली है, आपको क्या सबसे बड़ी सीख मिली है लाइफ में, जो आप पास ऑन करना चाहते हैं आगे, या फिर अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि आपका जैसा बनना है तो ये रूट फॉलो करना पड़ेगा, ये चीज या फिर आपने क्या गलतियां करी हैं, और उस अगर वो गलतियां वो ना दोहराएं, तो जी, ये कुछ बिल्कुल। मैसेज आप देना चाहते हैं। मैं यही देना चाहूंगा कि जो नई पीढ़ी है और कुछ करना चाहती है, जिनके पास टैलेंट नहीं है, जिसके पास टैलेंट है वो अगर फोकस कर लेगा तो बहुत ज्यादा अच्छा बन जाएगा। और जिनके पास टैलेंट नहीं है, जिसने ईश्वर ने आप उनको टैलेंट नहीं दिया, या वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं, तो मेरा यही मानना है कि आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, और प्रैक्टिस पे फोकस बनाए रखें, और हिम्मत ना हारें, अपनी विल पावर को बिल्कुल मजबूत रखें, क्योंकि विल पावर और फोकस बहुत जरूरी है, और वही उस मकाम तक पहुंचाती है जहां तक लोग शायद सोच सोच ही पाते हों। तो अभी से ही अपने आप को फोकस कीजिए। जो भी आप करना चाहते हो, जरूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स में हो, बिजनेस भी करना चाहते हो, जो भी एवरीबॉडी जो भी काम हो उसे फोकस से कीजिए। तो फोकस बना के रखिए भाई, यही है नई पीढ़ियों को। और ईमानदारी से कीजिए, सबसे वो है आपका ईमानदारी से। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, तो वो भी बेकार है। क्योंकि मेहनत वही कामयाब होता है जो कोच के बाद भी अच्छे से मेहनत करता है, पूरी मेहनत से। ऐसा नहीं कोच के सामने कोच है तो अच्छी मेहनत कर रहा है, या उसको देख वो तुम्हें देख रहा है तो आप मेहनत कर रहे हो, बाकी कोच को बेवकूफ समझ रहे हो, कोच है क्या है करवा रहा है, सही रोज मेहनत करवाता है। इसलिए ईमानदार भी बना रहना भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ईमानदारी लोग आगे बढ़ते हैं। और जो फ्रॉड लोग होते हैं कोच को बेवकूफ समझते हैं, क्योंकि ये बाज बाज कोच ऐसा होता है कि छोटा होता है खिलाड़ियों से, तो उसको भी बेवकूफ समझते हैं। जो आपसे अच्छा नॉलेज रख रहा है तो वो आपसे बेहतर है। किसी को भी कमजोर ना समझें, सब अपने आप में मास्टर हैं। तो फोकस रखिए, और बस यही है छोटा सा, और मोटिवेशन लेते रहिए, चाहे तो यूट्यूब से या अपने किसी स्टार से, जिससे भी, लेकिन हिम्मत मत हारिए, अपनी विल पावर को और अपने फोकस को बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद विनोद जी। एक स्पॉन्सर्स के लिए भी मैसेज, कि स्पॉन्सर्स क्यों क्यों आपको स्पॉन्सरशिप की इतनी जरूरत है, ये भी मैसेज आप दीजिए स्पॉन्सर जो भी सुन देखिए, रहे हैं देखिए, देखिए। मैं MBA हूँ, MCOM हूँ। चाहूँ तो मैं कंपनी में अपना अच्छे से जॉब कर सकता हूँ। मैंने होटल मैनेजमेंट किया है MBA में, कहीं होटल में भी जाके कर सकता हूँ। HR मैंने HR में भी किया है। तो मैं 20,000, 30,000, 50,000 की जॉब आसानी से कर सकता हूँ। ऐसे कॉन्टेक्ट भी हैं जो लगा देंगे। लेकिन मेरा फोकस है बस, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता देश के लिए। क्योंकि पैसे तो दुनिया कमा रही है, इससे एक है रिलायंस भी कमा रही है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। तो लेकिन देश की सेवा करने का मौका किसी किसी को मिलता है। मैं चाहता हूँ कि एक बार ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जरूर लाऊं।
वैसे मेरा यही सपना है, वैसे उसी को सपने को मैं सच करने के लिए एक स्पॉन्सर की ढूंढ रहा हूँ, जो अच्छा स्पॉन्सर हो। 10,000, 20,000, 30,000 वाले तो बहुत मिल जाते हैं, एक महीना दिया, 2 महीना दिया। लेकिन मुझे चाहिए जो एंड तक मुझे सपोर्ट करे, जो ओलंपिक तक ले जाए। बस ये है बस। अगर ऐसा कोई है जो देश में, देश को आगे बढ़ाने में, देश का सम्मान बढ़ाने में मेरी सहायता करे, तो ऐसा जरूर आए। तो उनको मैं ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी विनोद जी। एक बार अपना यूट्यूब चैनल, अपना कांटेक्ट डिटेल्स बता दीजिए, जो आपसे संपर्क करना चाहे, कांटेक्ट करना चाहे। हाँ, मेरा, जी जी, मेरा आई थिंक आप वो क्या लिंक्डइन कर, पे भी हैं, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम पे हैं, तो बता दीजिए आप, क्या आपका मेरा जो जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, मेरे सारे पेज लीजेंड महावीर विनोद राणा के नाम से हैं। आप वहाँ पर जाइए, मैसेज कीजिए, जिनको ट्रेनिंग लेनी हो, स्पॉन्सरशिप करनी हो, तो वहाँ पर जाकर कांटेक्ट कीजिए। वहाँ पर आप यहाँ पर मेरा नंबर भी मेंशन कर सकते हैं कि इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डाल दूंगा और अपने में। लीजेंड, जी जी, लीजेंड महावीर विनोद राणा मेरा चैनल है, जहाँ भी डालेंगे कहीं पर भी, गूगल आपके हो, नाम से यूट्यूब हो, चैनल इंस्टा, है, अच्छा। जी जी। तो वहाँ पर जाकर मुझे ढूंढिए, और जिस तरह के आप, मैं आज जिस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं कीजिए, और जिस तरह से मैं आपको कर सकता हूँ तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट करें। श्योर, ज़रूर विनोद जी, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि मेरी जो ऑडियंस है, जो भी जो इसको देख रहे हैं, व्यूअर्स जो देखें और सुन रहे हैं, वो फॉलो जरूर करें जो आपने बोला है, जो बातें करी हैं। ये कोई एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दी है इस चीज़ को, और वो अभी भी अपने उसी जुनून से चल रहे हैं जो वो पहले चलते थे। उनके जुनून में कोई कमी नहीं है। हाँ, बहुत दिक्कतें आई, लेकिन उन्होंने, उनके पास, आप कह सकते हैं भगवान का आशीर्वाद था उनके पास, या एक अपनी विल पावर थी, जो उन्होंने बोला कि जिसने उन्हें कभी गिरने नहीं दिया, उनको झुकने नहीं दिया। और ये स्पेशली यूथ के लिए बहुत बहुत जरूरी है, जो सिर्फ यूथ नहीं, जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो छोटी छोटी तकलीफों से हार मान जाते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि अपनी तकलीफों का तो स्वाद चखा ही नहीं है जो इन्होंने चखा है। वो स्वाद के बाद भी कभी गिव अप, और अपने बच्चों को भी मोटिवेट करके रखना, वो एक मिसाल बनाना, देश के लिए सोचना। ये कोई आम आदमी नहीं है, एक्स्ट्रॉर्डनरी आदमी है ऐसे लोग। ऐसे लोगों को सलाम है सबका, कि ऐसे लोगों से सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उनको जरूर और प्रेरणा देनी चाहिए। ये नहीं, कोई नहीं चाहेगा कि ऐसे को कभी रुकना पड़े या कभी दुखी भी होना पड़े। ऐसे आदमी को, ये एक अलग ही है ये ऐसे, चाहे वो किसी भी फील्ड में, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा। ये इनसे देश की पहचान होती है, देश की क्या, ये सिर्फ देश की नहीं, ये पूरे स्पोर्ट्स की पहचान है। आप एक स्पोर्ट्स की कम्युनिटी की पहचान है, उस स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। चाहे वो हम मैं मेरे एक मेंटर थे, वो कहते थे कि हमने अपने आप देश को डिवाइड कर दिया, अलग अलग सीमाओं से डिवाइड कर दिया, बाउंड्री। अगर आप सोचो तो दुनिया एक ही है, एक जैसे लोग हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी भी सबकी वही जरूरतें हैं, वही सब कुछ है। तो ये एक अपने स्पोर्ट्स को के नाम है, उनकी पहचान है, चाहे वो कहीं भी देश दुनिया में कहीं भी बैठे हो। तो इनको सपोर्ट कीजिए, जिस तरीके से सपोर्ट हो सके इनको सपोर्ट कीजिए, और इनके लिए प्रार्थना कीजिए कि ये ओलंपिक्स में जरूर इस बार मेडल लेके आए, और हम्म, आगे भी आगे हमारा देश का नाम बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत 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 अच्छा लगा। धन्यवाद महावीर सर, धन्यवाद। विनोद राणा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सर। और इट वाज अ रियली ऑनर कि आपसे मिलके मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, और बाकी लोगों को भी सीखने को मिला। थैंक यू विनोद जी। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू। Wow, what an inspiring conversation with Mahavir Vinod Rana. From his journey to becoming an international champion in kickboxing, MMA, and jiu-jitsu, to his lifelong commitment to being an athlete, his dedication is truly incredible. I am thankful to Mahavir Vinod for sharing his story and insights with us today. For all our listeners, remember, no matter where you are in your own journey, it's never too late to put your limits and keep striving for greatness. Be sure to check out Mahavir Vinod Rana's social media and follow his ongoing achievements. If you enjoyed today's episode, don't forget to subscribe, leave a review, and share it with someone who needs a little motivation. I will keep bringing masters from various industries, professions, subjects on my podcast, and will try to find out why they are different from others. Is it destiny or something else? Until then, stay curious, stay focused, and keep moving forward.